यस प्लीज बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, ये है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, राइट। देखो इसमें हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में दो पार्ट हैं, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल में आएगा पैरेटो एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन में आएगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू चेन, वैल्यू एनालिसिस और इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो सबसे पहले करते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल पार्ट, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल। इसमें फर्स्ट पार्ट आ रहा है पैरेटो एनालिसिस, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। क्या कहते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स थे। ये कह रहे थे कि देखो इन्होंने 80-20 का रूल ऑब्जर्व किया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, जरूरी नहीं 80-20, 70-30 भी हो सकता है। तो ये कह रहे थे 80% ऑफ द वेल्थ क्रिएटेड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 80% रिजल्ट क्रिएटेड बाय 20% एक्ट। मतलब हमारे कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो मेजर रिजल्ट क्रिएट करते हैं। हालांकि हर एक्ट कोई ना कोई रिजल्ट देता है, हम मना नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं 20% यानी माइनर एक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े क्रूशियल होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यानी टोटल रिजल्ट में मेजॉरिटी पार्ट उन्हीं का होता है। कम मेहनत ज्यादा परिणाम, तो क्यों ना हम अपने रिसोर्स को वहां पर लगा दें, तो हम कम मेहनत करके अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये इनके ऑब्जर्वेशन थी। तो इन्होंने बिजनेस में कुछ ऑब्जर्वेशन फॉलो करने को कहा है, ठीक है। व्हाट आर द बिजनेस सिचुएशंस वेयर पैरेटो एनालिसिस ऑब्जर्वेशन कैन बी अप्लाइड। तो फर्स्ट इन्होंने कहा देखो 80% ऑफ रेवेन्यू, 80% ऑफ रेवेन्यू क्रिएटेड बाय 20% ऑफ प्रोडक्ट, पहला, ठीक है, राइट। सेकंड कहा, फटाफट देखो 80% ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय 20% ऑफ कस्टमर। ओके, 80% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट क्रिएटेड बाय 20% ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, 80% ऑफ स्टोरेज कॉस्ट क्रिएटेड बाय 20% ऑफ आइटम, 80% ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय 20% ऑफ रीजंस, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं फटाफट। ये कहते हैं कि सर कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सर ये पॉसिबल नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए मैं कॉस्ट प्रॉफिट एनालाइज करूं। तो क्यों ना मैं उन प्रोडक्ट को एनालाइज कर लूं जो मेरे कोर प्रोडक्ट है, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमारे मेजर रेवेन्यू क्रिएट करते हैं। तो उन प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसी, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट अपने पास रख ले। सोफिस्टिकेटेड मतलब मार्केट में वो उनकी प्राइस जैसे कंपटीटर एकदम कम करे तो मैनेजमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके उनको टैकल कर ले, तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनमें जरा सा भी लॉस मेजर लॉस क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लो मारुति कंपनी, उनका कोर प्रोडक्ट एल्टो प्रोडक्ट है, तो वो चाहेंगे कि इसकी प्राइसिंग पॉलिसी कंपिटिटिव में ध्यान में रखते हुए हम खुद ही मैनेज करें, क्योंकि इसमें जरा सा भी असावधानी होगी तो बहुत लॉस होगा। तो वो प्रोडक्ट जो कोर प्रोडक्ट हैं, यानी 20% प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी रेवेन्यू देते हैं, टोटल रेवेन्यू का 80-70% क्रिएट करते हैं, उनकी प्राइसिंग पॉलिसी हम अपने पास रखेंगे। और जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, 80% प्रोडक्ट है, उनकी प्राइसिंग पॉलिसी लो मैनेजमेंट को दे देंगे। ठीक है, अभी अब कॉस्ट प्लस मार्जिन प्राइसिंग एक सिंपल सा रखते चले जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम मेहनत होगी, परिणाम सही आएगा। दूसरा, 80% ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय 20% कस्टमर। अब क्या होता है कि हमारे सारे कस्टमर है सब प्रॉफिट देते हैं, बट कुछ कोर कस्टमर होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, तो हम उन पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे एक शॉपकीपर है, अगर वो ये कहता है कि भाई हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं, हमारे सेल्समैन उनको टैकल करते हैं, बट अगर कोई ऐसा कस्टमर है या कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो पूरे महीने की रेवेन्यू एक साथ दे देते हैं हमारे को, मतलब वो ज्यादा सामान हमसे खरीदते हैं, तो हम यही कहेंगे, छोटा शॉपकीपर भी है वो ये कहेगा कि भाई सेल्समैन को तुम इसको छोड़ो, इनको मैं टैकल कर लेता हूं, क्योंकि अगर ये नाराज हो गया तो सारी रेवेन्यू, मेजर रेवेन्यू का लॉस होगा। तो वही कंपनी में रूल है, वही कंपनी को हम समझाना चाहते हैं कि जो हमारे 20% कस्टमर है, आप उनको नाराज मत करो, उनको मोर सेटिस्फाइड करो। यानी सेटिस्फैक्शन कब होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट दो और ऑन टाइम डिलीवरी दो। यानी सारी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी, भाई बल्क डिस्काउंट दो, डिलीवरी फ्री दो, आफ्टर से सर्विस दो, फ्री रिप्लेसमेंट दो, ये सारी पॉलिसीज आप इंस्टेड की हर कस्टमर के लिए लगाओ,
उन 20% कस्टमर के लिए आइडेंटिफाई करके लगा दो जो आपको प्रॉफिट का मेजर पार्ट देते हैं, तो आपका प्रॉफिट जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि सब के लिए आप इवनली फैला दो, राइट। 20% ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्रिएटेड 80% ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड क्या होते हैं हमारे, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, सेटअप कॉस्ट हो गई, इंस्पेक्शन का खर्चा हो गया, पैकिंग का खर्चा हो गया, ये ओवरहेड्स हैं। तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर है हमारे, जैसे नंबर ऑफ सेटअप हो गए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हो गए, मटेरियल रिक्विजिशंस हो गया, तो कह रहे हैं हर एक कॉस्ट ड्राइवर ओवरहेड क्रिएट करता है। बट कुछ एक कॉस्ट ड्राइवर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवरहेड क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना पहले उनको कंट्रोल कर ले, तो हमारे सारे ओवरहेड का मेजर पार्ट कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मान लो सेटअप है, एक सेटअप में अगर मान लो हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो हम क्या करेंगे, सेटअप का टाइम हम एक सेटअप का साइज बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा यूनिट हम एक सेटअप में कर सकें, ताकि टोटल नंबर ऑफ सेटअप हमारे कम हो जाएं। तो इससे क्या होगा, ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लो पहले 100 यूनिट बनाते थे और 5 सेटअप होते थे, अब एक सेटअप में ज्यादा यूनिट बनाओगे तो नंबर ऑफ सेटअप कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटर कम हो जाएंगे, आपके खर्चा कम होगा। तो इसका मतलब हम वो कॉस्ट ड्राइवर ढूंढ लेंगे जिसमें ओवरहेड का खर्चा ज्यादा आता है, तो उन कॉस्ट ड्राइवर को पहले हम मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, राइट। इसलिए कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। 20% ऑफ आइटम 80% स्टोरेज कॉस्ट, यानी स्टोर में देखो एबीसी एनालिसिस होता है। एबीसी का मतलब ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। ए में क्या होता है, लो क्वांटिटी हाई कॉस्ट। बी में क्या होता है, मॉडरेट क्वांटिटी मॉडरेट कॉस्ट। सी में क्या होता है, हाई क्वांटिटी लो कॉस्ट। तो क्यों ना हम स्टोरेज में जो मिस हैंडलिंग है, स्टोर कीपर को ट्रेनिंग देनी है, यानी जस्ट इन टाइम फॉलो करना है, तो हर आइटम के लिए फॉलो ना करें, उन 20% यूनिट के लिए फॉलो कर लें जो 80% हमारी कॉस्ट क्रिएट करते हैं। भाई जैसे बहुत ज्यादा महंगा मटेरियल है, तो हम उसके लिए स्टोर कीपर को समझाएं कि इसको सावधानी से रख, इसमें जरा सा भी लॉस हमें मेजर लॉस होगा, राइट। तो जो भी आपको स्टोर कीपर को समझाना है, जो भी जस्ट इन टाइम पॉलिसी लगानी है, सारे एफर्ट्स आप पहले उन 20% यूनिट के लिए लगा दो, तो आपकी वो मेन कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। 20% रीजन क्रिएटेड 80% प्रॉब्लम। मशीन है, आप कहते हैं ना कि सर मेजर, अब मशीन के हर पार्ट्स की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मत लगाओ, कम से कम मशीन के उन पार्ट्स के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा दो जो हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। तो 80% प्रॉब्लम जिन जिन 20% कारणों की वजह से आती है, पहले उन कारणों को आइडेंटिफाई कर लो और उन कारणों पर सारे एफर्ट्स लगाओ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाओ, राइट भाई। ऑपरेटर को ट्रेनिंग दो ताकि हमारी मेजर प्रॉब्लम कंट्रोल हो सके। हो गया पार्ट क्लियर, राइट। तो ये कहलाता है हमारा पैरेटो एनालिसिस, ओके। चलिए बेटा, सेकंड आता है मेन फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। देखो ध्यान से, सेकंड आता है मेन फीचर ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। ध्यान से सुनो, टारगेट कॉस्टिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना है। मैंने आपको क्या समझाया था, फटाफट देखो। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करते हैं मार्केट फैक्टर के द्वारा, मार्केट ड्राइवन कि मार्केट में क्या चल रही है, सेलिंग प्राइस, हमारा प्रोडक्ट कितने में बिक जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मिनिमम मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, राइट भाई, मिनिमम रिटर्न कितने चाहिए। मान लो हम 100 रुपए में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो मुझे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर 20 रुपए कम से कम चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरी कॉस्ट 80 रुपए आ रही है, तो मैं 20 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्योंकि 100 रुपए में मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टारगेट कॉस्ट, यानी अलाउेबल कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को हम किसको भेजते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को, कि भाई आपने जो करंट फीचर्स डिजाइन फाइनल करा है उसमें बताओ कितनी कॉस्ट आ रही है। तो उसको बोलते हैं करंट फीजिबल कॉस्ट, यानी जो करंट फीचर्स उन्होंने एस्टिमेट करे हैं उसके हिसाब से वो कहते हैं सर मटेरियल लेबर ओवरहेड इनकी कॉस्ट 82 आ रही है। तो हमने कहा नहीं नहीं 80 आनी चाहिए, यानी इसको इतना कम करो कि 80 के बराबर है, तभी तो मैं प्रॉफिट अचीव कर पाऊंगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसी को टेक्निकली, इसको मतलब पॉइंट वाइज समझाना है हमें, ध्यान से सोचते देखते चले जाओ। सबसे पहला क्या है, टारगेट कॉस्टिंग इज व्यूड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस का अनुमान लगाना, ये एक फर्स्ट पार्ट है। इसका मतलब है कि हम सेलिंग प्राइस का अनुमान लगाते हैं जो कुछ बातों पर निर्भर करती है। क्या, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की प्राइस क्या है, उसकी कंडीशन, कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है, दूसरा कंपटीटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, कंपटीटर की कंडीशंस क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कितना चाहता है वो, राइट। बगैर प्राइस में ज्यादा चेंज करें हम कितना उसको दे सकते हैं, यानी प्रीमियम प्राइस मे नॉट बी सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि प्राइस कितना रखे हम, ओके। अब सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट हम क्या कह रहे थे, ध्यान से देखो, रिटर्न, ठीक है। वो कहता है फॉर एनी प्रोडक्ट टारगेट सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड यूजिंग वेरियस सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक, ठीक है। मतलब कई प्रोडक्ट के लिए हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब ये हुआ कि टारगेट प्रॉफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट है। यानी हर प्रोडक्ट
लाइन से उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम इतना प्रॉफिट तो दे ताकि कंपनी सरवाइव कर सके, यानी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को कहीं और लगाते तो कितना हम कमा लेते उतना कम से कम यहां से तो कमाए। ठीक है, चलिए थर्ड आता है टारगेट कॉस्ट। ठीक है, इंटीग्रल टू सेटिंग द टारगेट सेलिंग प्राइस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो आपने कॉस्ट अनुमान लगाई है, हम ये इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करें ताकि टारगेट कॉस्ट को मीट किया जा सके। मतलब कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करें, कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए, तभी तो हम ये कहेंगे टारगेट कॉस्ट। ये नहीं है ना कि ये टारगेट कॉस्ट पर यूनिट है, तो भैया फिक्स कॉस्ट तो डिवाइड करके आएगा ना, तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें ताकि हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम अपने टारगेट कॉस्ट को अचीव कर सके, राइट, जिसको हम अलाउेबल कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। इसके बाद अगला आता है, हाँ जी, एस्टेब्लिश कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम करंट फीजिबल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। करंट फीजिबल कॉस्ट क्या होती है, जो करंट टेक्नोलॉजी करंट फीचर्स को उन्होंने फाइनल किया होता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आ रही है और उसको हम अलाउेबल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। अगर हमारी करंट फीजिबल कॉस्ट ज्यादा आती है टारगेट कॉस्ट से, तो डिफरेंस कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन, यानी उतना हमारा टारगेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फेयर डिग्री जजमेंट की जरूरत होती है। अगर करंट फीजिबल कॉस्ट इससे ज्यादा आती है तो हम क्या करते हैं, इसको कम करते हैं ताकि हम इन दोनों को बराबर ला सके। ठीक है, बट इसके लिए हम फेयर डिग्री ऑफ जजमेंट लेते हैं। ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम कहते हैं कि हैविंग अचीव्ड कॉन्सेंसस, मतलब एक आम सहमति बनाओ कि हम जो ये कहना चाह रहे हैं कि इसको इसके बराबर लेकर आओ, तो ये कहलाता है हमारा मेन फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। क्लियर बात बेटा? हाँ जी, देखिए अगला है मेन यूजफुल सिचुएशन फॉर टारगेट कॉस्टिंग। मतलब हम टारगेट कॉस्टिंग को अच्छे से कहां पर लागू कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो टारगेट कॉस्टिंग कहां लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, और कहां लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं वेयर प्रोडक्ट्स आर लॉक्ड ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज, जहां पर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिजाइन स्टेज में लॉक कर दी जाती है। जैसे हाउस बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो डिजाइन जैसा करेंगे वैसा ही आगे बनेगा। ध्यान से देखो ना, हमारा फीचर क्या था, टारगेट कॉस्ट लाना। अब डिजाइन को कम करना है, नहीं तो अब जब डिजाइन हमारा कम, डिजाइन को चेंज करोगे तभी तो आगे की कॉस्ट हिसाब से बुक होगी। तो जो प्रोडक्ट डिजाइन स्टेज में ही कॉस्ट को ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, वहीं पर ही लग सकती है टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हुआ, वेयर प्रोडक्ट कॉस्ट आर लॉक्ड ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज। दूसरा हुआ जहां असेंबली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टीवी बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, असेंबली असेंबल कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिजाइन में चेंज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम करंट फिजिबल को टारगेट के बराबर ला पाएंगे। सोचो कि जो रेपिटेटिव प्रोसेस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जैसे चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, भाई उसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो असेंबल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वहां तो हम टारगेट कॉस्टिंग लगा पाएंगे, और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वहां हम नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, और जब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल छोटी होती है, 5 साल 7 साल, तो वहां तो हम लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हो 25 साल, तो सर अब बार बार अब उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जहां पर हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्यूटर रेडी डिजाइन चाहिए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, वहां लगा सकते हैं। तो कहां का लगा सकते हैं हम टारगेट कॉस्टिंग, जब प्रोडक्ट कॉस्ट लॉक होती है ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज, जैसे हाउस बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, असेंबली ओरिएंटेड प्रोडक्ट में कंप्यूटर बना रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रेपिटेटिव प्रोडक्ट प्रोसेस इंडस्ट्री, जो रेपिटेटिव है, एक सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां नहीं लगा सकते। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटी होती है वहां लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो तो उसमें चेंजेस की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, और जहां पर एक तरह से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, यू कैन चेंज, तो वहां पर हम टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा, बहुत ध्यान से सुना, कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, ये हमें समझना है और ध्यान से। पहले मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में समझो कि कोई भी आप कंपिटिटिव मार्केट में अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, जब कंपिटिटिव मार्केट में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। अब जो कंपिटिटर है वो भी आपके प्रोडक्ट जैसे ही बना के बेच रहा है। ठीक है, आप सेलिंग प्राइस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते, तो आप कॉस्ट को क्या करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, यानी इस तरह से मैनेज करना चाहते हो कि भैया जो आप कॉस्ट खर्च कर रहे हो और कस्टमर के लिए, कस्टमर की निगाह में कोई उसके लिए फायदा नहीं है, तो उनको कम करो ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, तो ये टेक्निक जो हमारी कहलाती है, इसको बोलते हैं बेसिकली वैल्यू एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं हम, वैल्यू एनालिसिस, यानी वैल्यू इंजीनियरिंग।
जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई मारुति कार में पीछे का वाइपर था, तो उन्होंने वो उसको हटाया, ठीक है, उसको हटाकर उनकी कॉस्ट कम हो गई। तो ऐसे ही मान लो हमारे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है, चेयर है, तो हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि हम किस तरह से मैनेज करें ताकि हम अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बना सके, क्योंकि हमारा हर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाता है। तो कैसे क्या मैनेज करें, कोई भी केस स्टडी आपसे पूछ सकता है बनाकर कि भाई ये प्रोडक्ट आपका है, अब आप बताओ कि मैं मार्केट में कैसे इसको मैनेज करूं, ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया देखो जैसे चेयर है, तो आप उसमें मान लो सनमाइका लगाते हो, तो भैया जो सनमाइक जो फेस उसका नहीं दिख रहा, जो बॉटम है वहां पर पॉलिश कम कर लो, वहां पर सनमाइका मत लगाओ, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट जा रही है और कस्टमर के लिए कोई फायदा नहीं है। कुछ फीचर्स बढ़ा दो, उसके मूवेबल कर दो, ठीक है, क्योंकि कस्टमर यूज के हिसाब से उसको उसके प्राइस देना चाहता है। तो इस तरह से उसको मैनेज करो ताकि वो लुक्रेटिव भी लगे, डिजाइन भी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, राइट भाई, और स्टाइल भी लगे और कस्टमर उसको पसंद करे, और आप प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखो और कॉस्ट भी आपकी कम आए, तभी आप कर पाओगे, तभी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर पाओगे। तो ये एक नॉर्मल थॉट हो गया, ठीक है। अब हम इसको टेक्निकली कैसे समझते हैं, ध्यान रखना। वैल्यू इसमें टर्म आती है जो पहली, वैल्यू एनालिसिस। अब सुनो क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू एनालिसिस, राइट। वैल्यू एनालिसिस में ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, ये एक प्लानिंग है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है ताकि मैं कॉस्ट को रिड्यूस कर सकूं। मतलब मैं प्रोडक्ट में क्या करूं, बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकली क्या है, ये साइंटिफिक अप्रोच है, प्लानिंग है। प्रोडक्ट में मटेरियल कंपोजिशन को रिव्यू करो, मटेरियल क्या क्या लग रहा है उसको आप रिव्यू करो, राइट भाई। डिजाइन को रिव्यू करो, कैसे बन रहा है वो डिजाइन, ठीक है। इन दोनों को रिव्यू करो आप, इन दोनों को रिव्यू करके आप ये सिचुएशन ला पाओगे कि मैं कैसे मॉडिफिकेशन करूं, कैसे प्रोडक्ट को इंप्रूव करूं, राइट भाई, ताकि मेरी फंक्शनैलिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करें, वैल्यू एनालिसिस क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है। रिव्यू द मटेरियल कंपोजिशन एंड डिजाइन so as to modified and improve the product without sacrificing the functionality of the product। ठीक बात है। तो मटेरियल कंपोजिशन का मतलब कि हम मटेरियल कहां से खरीद रहे हैं, क्या मैं सब्स्टिट्यूट मटेरियल लगा सकता हूं सेम क्वालिटी का, क्या मैं दूसरा सप्लायर से ले सकता हूं मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल ऐसा है जो हमारे लिए अननेसेसरी है, राइट। क्या मैं डिजाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं, फ्लैट बना रहा हूं, तो क्या मैं फ्लैट बनाने में कुछ ऐसा डिजाइन कर सकता हूं कि मेरी कॉस्ट कम आए, मॉडिफाइड कर सकता हूं, राइट, ताकि उसकी फंक्शनैलिटी में कोई सैक्रिफाइस ना हो। तो ये कहलाता है वैल्यू एनालिसिस, थॉट है हमारा। बस एक्टिव जब हम करते हैं, काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग, यानी दोनों एक ही हैं, ठीक है। समटाइम्स वैल्यू एनालिसिस आर आल्सो नोन एज वैल्यू इंजीनियरिंग, यानी वैल्यू एनालिसिस रिक्वायर द यूज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पर इसका हम आते हैं, फंक्शनल एनालिसिस। बस एक बात समझ लेना कि वैल्यू एनालिसिस हमारा थॉट है, साइंटिफिक अप्रोच है, और वैल्यू इंजीनियरिंग एक्ट है, यानी एप्लीकेशन है, ठीक है। वैल्यू इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस। चलिए अब कहते हैं फंक्शनल है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम डीकंपोज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, किसमें, डिफरेंट एलिमेंट्स में। जैसे कार इंडस्ट्री है, ठीक है, कार इंडस्ट्री में कार को हम किसमें डीकंपोज करेंगे, कार की स्टाइल क्या है, कार के अट्रैक्टिवनेस देखोगे, क्या है उसमें, रिलायबिलिटी कितनी है, राइट, उसमें क्वालिटी कितनी है, डिफरेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक करोगे। उसमें कंफर्ट जोन कितना है, राइट, उसमें ऑपरेबल मतलब ऑपरेशन कितना ऑपरेशन इजी से कर सकते हैं हम। तो हर एलिमेंट मतलब कैसा स्टाइल है, कैसा अट्रैक्टिव है, कितना रिलायबल है, कितना ऑपरेशन इजी है, कितना कंफर्ट है, कितनी क्या क्वालिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप में डिफरेंट हम ब्रेक करते हैं इस तरीके से, और हर एलिमेंट की कॉस्ट को उसकी वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और सर्वे के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, मतलब स्टाइल में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, स्टाइल में क्या कस्टमर देने को तैयार है, मतलब हर एक पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट और वैल्यू एनालाइज करते हैं बाय द सर्वे और बाय इंटरव्यू, और फिर देखते हैं हम कि कहां कहां हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारी कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा आती है तो हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर कॉस्ट हमारी वैल्यू से कम आती है तो उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है बा? ये हमारा कहलाता है फंक्शनल एनालिसिस। क्लियर पार्ट भी। अब इसके ऊपर एक केस स्टडी है, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से जरा।
देखिए ये है पांचवा, एक बार फटाफट पढ़ लो, राइट, एक बार रीड करो और वीडियो को आप पॉज कर दो, फिर जब रीड कर लो फिर मैं शुरू करता हूं। चलिए देखो फटाफट देखो, ये कह रहा है कंपनी बिगन 20 years ago स्मॉल फैमिली रन बिजनेस, ठीक है, सप्लाइंग कस्टमर मेड स्कूल फर्नीचर, ओके, नाउ कंपनी हैज ग्रोन इनटू द thriving hub of experts specializing either custom made local source of quality imported commercial grade furniture, okay, the newly appointed CEO CFO concerned about trend in dropping sales value, क्या कह रहे हैं, जो हमारा कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किस बात से चिंतित है कि भी सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, प्रॉफिट कम हो रहा है पिछले 3 सालों से। उसने ऑब्जर्व क्या किया है कि इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया है, कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, पिछले 3 सालों से, इसलिए ऐसा हो रहा है। कंपनी हैज नोन हाई क्वालिटी बट नाउ दिस क्वालिटी इज बीइंग मैच्ड बाय द कंपटीटर, ठीक है, हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है पर दूसरा भी तो उतनी ही क्वालिटी दे रहा है। कंपनी शेयर ऑफ मार्केट इज डिक्लाइन ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड बाय द कंपटीटर एट लोअर प्राइस। नॉर्मल कांसेप्ट है ये कि आपका प्रोडक्ट कंपटीटर के हिसाब से सेम ही है, तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस कम होती चली जा रही है, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लो प्राइस ऑफर करो, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट कंपटीटर से कम आए, तो कस्टमर ज्यादा तभी खरीदेगा जब उसमें लुक्रेटिव पार्ट्स होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब बताओ हाउ कंपनी कैन इंप्रूव इट्स सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट यूजिंग वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शन एनालिसिस। ये नहीं भी कहता ना तो भी हम समझ जाते हैं कि हम इस स्थिति को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या देना है, वैल्यू एनालिसिस डिफाइन करना है, बिल्कुल सिंपल। क्या कहोगे वैल्यू एनालिसिस को डिफाइन करोगे, भी आपको बताया मैंने कि वैल्यू एनालिसिस इज ए प्लानिंग, इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू रिड्यूस द कॉस्ट, रिव्यू द मटेरियल कंपोजिशन एंड डिजाइन so as to modify improve the product without sacrificing the functionality of the product, यानी वो नेसेसरी एक्टिविटीज जोड़ो जो कस्टमर पे करने को तैयार है, अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट करो, राइट, ये कहलाएगा हमारा वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। अब फंक्शनल एनालिसिस में क्या कहेंगे हम कि सर प्रोडक्ट शुड बी ब्रेक इनटू द डिफरेंट टाइप, ठीक है, जैसे आप ये कहते हो कि हमारे पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर को हम ब्रेक करेंगे किसमें कि भाई मूवेबल फीचर देखोगे, अगर कोई भी फीचर ऐसा है जैसे मूवेबल है या अट्रैक्टिव फीचर आप उसमें ऐड करोगे, वो फीचर ऐड करोगे जिसमें कस्टमर पे करने को तैयार है और हमारी कॉस्ट कम आ रही है, ताकि कस्टमर हमसे ज्यादा सामान खरीदे, तभी हम अपने प्रॉफिट को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करो, तो हम अपने फर्नीचर में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कस्टमर उसके लिए देने को तैयार है, जैसे मूवेबल बना सकते हैं हम उसको, ठीक है, जैसे हम मटेरियल कौन कौन सा लग रहा है हम सप्लायर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि बल्क में परचेज करेंगे, हम उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइन मतलब प्रोडक्ट शुड बी ब्रेक इनटू द डिफरेंट एलिमेंट, यानी स्टाइल के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, रिलायबल के हिसाब से, अट्रैक्टिव के हिसाब से। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें कॉस्ट कम आ रही है और कस्टमर देने को तैयार है, ताकि हमारा प्रोडक्ट लुक्रेटिव बने। ये हो गया फंक्शन एनालिसिस, ओके। बट तो हम ये कहते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है फीचर्स, जो हमारा प्रोडक्ट है फर्नीचर, वो दैट विल बी डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ यूज वैल्यू रादर देन एस्टीम वैल्यू, तो इसका मतलब वो यूज के हिसाब से कस्टमर डिमांड करता है, तो वी शुड मेड अवर फर्नीचर मोर लुक्रेटिव, मोर अट्रैक्टिव by increasing the activities having low cost but customer would ready to pay the high price। तो ये एफर्ट्स हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर पाएंगे, सेलिंग प्राइस कम कर पाएंगे और प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे, तभी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे। क्लियर पार्ट में ये कराएगा वैल्यू चेन, वैल्यू एनालिसिस अलोंग विद द फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल का मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स को, मतलब एक प्रोडक्ट को ब्रेक करना, डीकंपोज करना डिफरेंट एलिमेंट में, राइट, ताकि हम ये जज कर पाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें हमारी कॉस्ट कम आ रही है और कस्टमर देने को तैयार है। क्लियर पार्ट भी ये इसमें लिखोगे आप, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद द टारगेट कॉस्टिंग, ओके, प्रॉब्लम्स विद द टारगेट कॉस्टिंग। क्या कहना चाहते हैं, लिमिटेशन, ठीक, फटाफट एक बार आपको समझा देते हैं। मतलब ये कहते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है, प्रॉब्लम क्या है टारगेट कॉस्टिंग में, तो हम कहते हैं हालांकि टारगेट कॉस्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, सब्सटेंशियल बेनिफिट है मोस्ट केसेस में, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब वन शुड अवेयर, हमें पता होनी चाहिए कि कुछ अब इसमें समस्याएं भी हैं, जैसे
यूज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि भाई सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, फिर मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, कम से कम इतना तो हमें कमाना चाहिए, ये टारगेट कॉस्ट आती है यानी अलाउएबल कॉस्ट। इसको हम देते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई कम से कम ये आनी चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो पाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यही तो मतलब है। अब प्रोडक्शन मैनेजर ये कहता है कि भाई मेरी करंट फिजिबल कॉस्ट इतनी है, वो उस करंट फिजिबल कॉस्ट को इसके बराबर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखो सबसे पहले मेन मेन हमारा पर्पस क्या है कि करंट फिजिबल कॉस्ट को इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। कब? जब ये ज्यादा हो, ठीक है, और ये कम हो, क्योंकि अगर इसको फाइनल कर देंगे तो फिर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम क्या क्या आती है, सबसे पहले कि जब हम इस करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी रिड्यूस की सोच लेते हैं, यानी मटेरियल सस्ता ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाता है, तो ये एक संभावना बनती है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा फिगर पॉइंटर, मतलब फिगर पॉइंटिंग, मतलब उंगली उठाना। तो होता क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब सबसे पहले ये टारगेट कॉस्टिंग कहाँ लगाते हैं हम, इनिशियल स्टेज पर, बिफोर प्रोडक्शन। तो इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट पर सबसे ज्यादा दबाव होता है कि उसको ही डिजाइन चेंज करना होता है, उसको ही सारा काम करना होता है। तो उस पर उंगली उठाई जाती है कि भाई आपकी वजह से कॉस्ट कम आ रही है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रहा है। जबकि परचेज मैनेजर तो कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, वो सप्लायर से कोई नेगोशिएट नहीं करता, यानी वो इतने एफर्ट्स नहीं करता है जितने ज्यादा एफर्ट्स इंजीनियरिंग मैनेजर के द्वारा होते हैं। तो उसी पर उंगली उठाई जाती है कि भाई उसी पर दबाव डाला जाता है कि तुम डिजाइन को चेंज करो, तुम डिजाइन को मॉडिफाइड करो, ठीक है। तीसरा हम कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस भी कई बार लंबा हो जाता है, क्योंकि अननेसेसरी डिजाइन टीम के पास कई डिजाइन ऑल्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, जो उनको करने पड़ते हैं ताकि करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के बराबर आए, ताकि हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कमा सके, ठीक है। नेक्स्ट है कोई कॉन्सेंसस नहीं बनती, मतलब आम सहमति नहीं बनती, नो कॉन्सेंसस, मतलब कोई आम सहमति नहीं बनती। डिफरेंट डिपार्टमेंट है डिजाइन के, हर डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कई बार ऑल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो डिफरेंट ऑल्टरेशन हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की एक आम सहमति नहीं बन पाती, कोई कहता है कि मैं ऐसे चेंज करूंगा, कोई कहता है मैं ऐसे चेंज करूंगा। तो आम सहमति ना बन पाने के कारण फाइनल डिजाइन नहीं हो पाता कि भाई अब हमें ये चेंजेस करने हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस चाहिए होती है, जो कि कई बार हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, गुड टीम लीडर चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर सके, जिसमें एक्सेप्शनल नॉलेज हो और डिजाइन प्रोसेस की गुड इंटरप्रिटेशन स्किल्स हो, ठीक है, वो कमिटमेंट कर सके और टाइम और कॉस्ट बेनिफिट को भी इवैल्यूएट कर सके, ठीक है। तो ये कहलाते हैं प्रॉब्लम विद द टारगेट कॉस्टिंग। क्लियर पार्ट पे मैं फटाफट एक बार रिवाइज करता हूं कि कई बार हम सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। फिगर पॉइंटिंग आउट कि सर एक डिपार्टमेंट डिजाइन है, उसी को सारी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा डिपार्टमेंट कोई मेहनत नहीं करता, डेवलपमेंट प्रोसेस भी लंबा हो जाता है, क्योंकि अननेसेसरी डिजाइन टीम के पास कई ऑल्टरनेट होते हैं, तो उनको सिलेक्ट करने में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस भी लेंथी हो जाता है। आम सहमति नहीं बन पाती, कौन सेंससनेस, मतलब हर डिजाइन डिपार्टमेंट के अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कई बार बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव अडॉप्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाना होता है, तो वो एक फाइनल डिसीजन पर नहीं आ पाते, ठीक है। और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें कॉस्ट डिटेल चाहिए होती है, जो कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, गुड टीम लीडर चाहिए जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके, जिसके पास एक्सेप्शनल नॉलेज हो और डिजाइन प्रोसेस की अच्छी इंटरप्रिटेशन हो, स्किल्स हो, कमिटमेंट हो, ताकि वो इन सबको फॉलो कर सके। क्लियर बात बेटा? चलिए नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेप्ट है उसी से निकाल देते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा देखो ये है, सेलिंग प्राइस माइनस मिनिमम प्रॉफिट टारगेट कॉस्ट, इसको कंपेयर करते हैं करंट फिजिबल कॉस्ट से। इसी से हम समझते हैं क्या, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई मेन पार्ट क्या है कि करंट फिजिबल कॉस्ट को इसके बराबर लाना होता है, तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रिवेंटिव अप्रोच है, मतलब काम से पहले, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब ये कहते हैं कॉस्ट रिड्यूस की जाती है उसके बनने से पहले वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी बनने से पहले ही हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बन जाएगा फिर तो कुछ कर नहीं सकते ना। करंट फिजिबल कॉस्ट का मतलब बनने से पहले ही हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, उसकी अवेयरनेस बढ़ती है, क्योंकि हम एम्प्लॉय को तो बोलते हैं डिजाइन इंजीनियर को कि भी ऐसा डिजाइन बनाओ ताकि हम
कुछ फीचर्स मॉडिफाई करके हम करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट के बराबर ला सके। तो एम्प्लॉय की अवेयरनेस बढ़ती है, उसकी एम्पावरमेंट बढ़ती है, ठीक है। और फिर अगर इंजीनियर ये कह देता है कि भाई ये हमें चेंज करना है, तो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम कमिटमेंट अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मार्केट हम रिव्यू करते हैं, इससे हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलती है। तो प्रॉपर प्लानिंग कहलाती है बिफोर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, यानी प्रॉपर मार्केटिंग कहलाती है बिफोर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। मिनिमाइज करते हैं हम इसको, मतलब किसको, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को, राइट। ऑप्टिमाइज करते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी को। तो हम ये भी कह सकते हैं इट यूजेस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से लागू किया जा सके। तो ये अच्छा एक तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है, राइट। ये एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग होती है बिफोर प्रोडक्शन और मार्केटिंग, मतलब टाइम रिड्यूस हो जाता है मार्केट वाला, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और मार्केट शेयर। तो इसके फायदे हैं, क्लियर। क्या क्या बताया आपको, प्रोएक्टिव अप्रोच है, जैसे कहते हैं प्रिवेंटिव, काम करने से पहले ही, राइट भाई, यानी प्रोडक्ट के बनने से पहले ही हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। और हर एम्प्लॉय की अवेयरनेस बढ़ती है, एम्पावरमेंट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम कमिटमेंट अप्रोच है, एंश्योर प्रॉपर प्लानिंग है बिफोर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, और रियल कॉस्ट सेविंग होती है इसमें, ठीक है, न कि केवल कॉस्ट रिडक्शन होता है। क्योंकि जब फीचर्स इसमें चेंज हो जाते हैं तो रियल कॉस्ट सेविंग होती है, एक तरह से मिनिमाइज हो जाता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को, कैसे, वैल्यू एनालिसिस करके, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम हम इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, मार्केट का शेयर बढ़ता है। क्लियर बात, दीज आर द बेनिफिट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। चलिए अब अगला पॉइंट है सम ऑफ द इश्यूज, सम of the issues that should be deal in analyzing value analysis and value engineering, ठीक है। जब हम वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं तो कुछ इश्यूज हमारे सामने आते हैं, ठीक है। सबसे पहला इश्यू है, देखो, कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या हम फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस, राइट। क्या हम फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से। तो देखो, हम क्या करते हैं, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिटेल रिव्यू करते हैं, और उसमें जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, ताकि कॉस्ट रिलेटेड ओवरहेड को बचाया जा सके। परंतु ध्यान रहे, क्या चैलेंजेस आएगा कि वो जो एक्टिविटी आप हटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, ओरिजिनली रखी गई थी, तो कुछ ना कुछ सोच के तो रखी गई होंगी। तो हटाने से पहले सोच लो कि क्या उनके हटाने से क्वालिटी पर फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज जाएगा, ठीक है। क्या हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि जो एक्टिविटी रखी गई थी कुछ ना कुछ तो सोचकर रखी गई होंगी, ठीक है। सेकंड आता है कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी, कैन वी एलिमिनेट सम रिलायबिलिटी, मतलब क्या हम रिलायबिलिटी को एलिमिनेट तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिजाइन हमेशा मजबूत होना चाहिए, यानी स्टडीनेस होना चाहिए। डिजाइन में अगर कोई एक्टिविटी हटाते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे चेयर था, तो अगर चेयर में कोई मतलब जैसे नीचे आप पॉलिश हटाते हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम कर सकते हैं। पर ऐसा ना हो, जैसे मान लो एक वैक्यूम क्लीनर है तो उसमें 1 टन का स्टैंड आता है, अब आप कह रहे हो सर स्टैंड की जरूरत नहीं है, तो भाई अगर स्टैंड हटा देंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पर, रिलायबिलिटी पर फर्क पड़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम उसके ड्यूरेबिलिटी पर कोई फर्क ना डालें, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह से हटाओ कि उसकी ड्यूरेबिलिटी पर कोई चेंज, फर्क ना आए, ठीक है। जैसे मैंने आपको मारुति का एग्जांपल दिया था कि पीछे के वाइपर हटाते हैं, तो पीछे के वाइपर हटाने से ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि वो आगे ही ज्यादा देखता है और पीछे का तो मिरर होता ही है, तो हम वो फीचर्स हटाएंगे ताकि ड्यूरेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अगला है कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन, क्या हम डिजाइन को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो, हर डिजाइन में क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं और कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हमें ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए ताकि वो बाद में प्रोडक्ट इजी टू ऑपरेट हो। तो अगर हमें डिजाइन हटाना है तो उसके कुछ फीचर्स भी हट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जब डिजाइन हटा रहे हो तो फीचर्स भी उसके हट रहे हैं, तो उसके इतना ज्यादा मिनिमाइज ना हो जाए कि उसकी एप्लीकेबिलिटी पर फर्क आ जाए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी, प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी। चलिए, ये कहता है कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या कहते हैं, कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब डिजाइन इजी के साथ में बेटर भी होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो
कि हम जब डिजाइन कर रहे हैं तो वो बेटर ना हो, यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बन जाए कहीं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक लेदर प्रिंटर है तो उसमें टोनर कार्टेज की इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि जब कोई भी कस्टमर उसको यूज करे तो अनकंफर्टेबल फील ना करे। वो उस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि हर कस्टमर उसको बार बार इंसर्ट ना करना पड़े, वो इजी फील करे उसको, और प्रोडक्ट बेटर कहलाए, यानी कस्टमर ये ना समझे कि प्रोडक्ट मेरे पर डिफेक्टिव आ गया। राइट भाई, ये कहना चाहते हैं। अगला है, क्या हम सब्स्टिट्यूट पार्ट यूज कर सकते हैं, कैन वी यूज सब्स्टिट्यूट पार्ट, कि जब आप मटेरियल यूज कर रहे हो, क्योंकि मटेरियल डिकम्पोज करते हैं, मटेरियल हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कई बार सप्लायर ये सोचता है कि भाई ये वाला मटेरियल अगर मैं नहीं दूंगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो हमें सब्स्टिट्यूट मटेरियल भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि सप्लायर पर डिपेंड ना हो, ताकि वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्या हम कुछ स्टेप को कंबाइन कर सकते हैं, कि जब हम प्रोसेस को डिटेल एनालाइज करते हैं तो कुछ स्टेप्स को हम कंबाइन कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे प्रोसेस है उसको सेंटर करना है, ठीक है, तो क्या हम कुछ प्रोसेस को, कुछ स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं या नहीं, राइट, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारे चैलेंजेस होते हैं, राइट। क्या हम सप्लायर की असिस्टेंस ले सकते हैं, कैन वी टेक सप्लायर असिस्टेंस, मतलब सप्लायर से हम बात कर सकते हैं कि जो भी मटेरियल आप सप्लाई करोगे, क्योंकि आप तो गुड्स, आप तो वो सप्लाई, आप तो वो मटेरियल बना रहे हो, आप उसमें हाई टेक्नोलॉजी है, आपके पास उसकी अच्छी नॉलेज है, तो क्या आप ऐसा मटेरियल दे सकते हो हमारे को जो हमारे प्रोडक्ट में इंसर्ट होकर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़े और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आए, राइट। दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी कैन फेस। सबसे पहले क्या है, दोबारा, कैन वी एलिमिनेट फंक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या हम प्रोडक्शन प्रोसेस से फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी रखा गया था, कुछ लोग को सोच के रखा गया होगा। कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप फीचर हटा रहे हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए। कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन, हर डिजाइन में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, तो ऐसा ना हो कि डिजाइन कम करते समय फीचर्स भी कम हो जाएं, ठीक है। कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव ना हो जाए फीचर्स को हटाते समय, जैसे कार्टेज वाली बात करी, ठीक है। क्या हम सब्स्टिट्यूट पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि सप्लायर की इंटेंशन ये हो कि कल को ये पार्ट्स ना मिले तो हम डिजाइन को आसान, मतलब डिजाइन को हटा दें, तो हम ये ध्यान में रखना है कि डिजाइन को आसानी से हटा पाए। कैन वी कंबाइन द स्टेप, क्या हम कुछ स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कैन वी टेक द सप्लायर असिस्टेंस, हम सप्लायर से बात कर सकते हैं कि भैया जो भी आप मटेरियल दे रहे हो, आपकी अच्छी नॉलेज है, आपकी अच्छी टेक्निकल स्किल्स है, तो हमें इस तरीके का मटेरियल दीजिए ताकि हमारे को ज्यादा परेशानी ना हो और हमारा डिजाइन भी अच्छे से अच्छा रहे, राइट। चलिए बेटा, एक काम करते हैं, केस स्टडी है, फटाफट पढ़ लो, ठीक है। 11 कावेरी लिमिटेड, ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लो इसको, पॉज कर देना, पहले एक बार अच्छी तरह से रीड कर लो, फिर शुरू करते हैं। चलिए बेटा, पढ़ लिया, देखो, ठीक है। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, आंसर, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी विच केएल हैज अडॉप्टेड फॉर जिंगारू बाइक, क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी बताओ, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल बनाना हमारा पर्पस है, ठीक है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, ओके, चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल, ओके। अब ये कहता है टारगेट कॉस्टिंग अडॉप्ट करने के बाद इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है जो फेस कर रहे हैं, और उनके समाधान क्या है। चैलेंजेस क्वेश्चन में ही है, ध्यान से देखो, चैलेंजेस क्या है, पहला मेंटेन द टारगेट प्राइस, यानी सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, मेंटेन द टारगेट प्राइस, ठीक है, एक बार चैलेंजेस इकट्ठे कर लें। एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रिपेयर, ये चैलेंजेस हैं, दे रखे हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं। मेंटेनिंग द टारगेट प्राइस, यानी सबसे पहला चैलेंजेस है कि टारगेट प्राइस को मेंटेन करना, ताकि हम अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सके, क्योंकि इनपुट प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में इनपुट प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो टीपी को मेंटेन करना एक हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए हमारे लिए इनिशियल वैल्यू इंजीनियरिंग हो सकता है सारी कॉस्ट सेविंग ना कर पाए, तो फिर क्या करें, मतलब आप रेमेडियल एक्शन बताओ, क्या करोगे, काइजन कॉस्टिंग लगा दो सर, मतलब हर एम्प्लॉय से छोटे छोटे सुझाव लेते रहो, ताकि धीरे धीरे उसमें हम इनिशियली स्मॉल कॉस्ट सेविंग करते रहे, ओके। तो सबसे पहला चैलेंज हो गया टारगेट प्राइस को मेंटेन करना, क्योंकि इनपुट प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वैल्यू इंजीनियरिंग सक्सेस ना हो पाए, तो काइजन कॉस्टिंग लगा दो, राइट, ध्यान रखो। एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, अब एनवायरमेंटल में क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन की वजह से हैवी पोल्यूशन होगा, तो अब होगा, अब ये चैलेंजेस है, तो इसके लिए क्या हल होगा, तो सर हम बीएस एमिशन ले सकते हैं, जो नॉर्मल जो हम फॉलो करते हैं, जिससे पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि सर सेफ्टी हमारे लिए क्या है, जैसे प्लास्टिक एल्यूमिनियम हम फ्रेम यूज करते हैं, ये सेफ्टी इशू हो सकता है,
तो सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करें, यानी इसका रेमेडियल क्या पीपल को अवेयर कर दें, भाई बता दें कि सेफ्टी इज द प्राइमरी, ड्राइव सेफली, और तो कोई हल है नहीं इसका। ठीक है, रिपेयर, अब रिपेयरिंग की प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है, तो क्या करें, डिजाइन अलग होने की वजह से रिपेयरिंग का होना डिफिकल्ट होगा, तो क्या करें, गुड नेटवर्क बना दे, हम सर्विस स्टेशन, रिपेयर सेंटर ज्यादा खोल दे। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि सर हाँ, ये डिपेंड करती है रोड कंडीशन पर, ट्रैफिक कंडीशन पर, इसके लिए हम क्या करें, टायर अच्छे रखें, टायर की क्वालिटी, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगाएं, जो कि कॉम्पिटिटिव, जो कि कंफर्टेबल बना सके रोड के हिसाब से। ठीक है, दीज आर द सेफ्टी मेजर्स, दीज आर द रेमेडियल एक्शन। क्लियर पार्ट भाई, एक बार बता दूं, टारगेट प्राइस मेंटेन करना एक प्रॉब्लम, एक चैलेंजेस हो सकता है, तो इनपुट प्राइस क्योंकि बढ़ रहे हैं तो इसके लिए काइजन कॉस्टिंग लगा सकते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज आ सकता है क्योंकि मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए बीएस नॉर्मल स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, जो कि सेफ, जो कि हमारे एनवायरमेंटल को, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। सेफ्टी मेजर्स हम पीपल को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम हम फ्रेम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सेफ्टी इशू आएगा, तो उसके लिए आप अवेयर करो कि सेफ्टी इज द प्राइमरी इश्यूज, सेफ्टी इज द प्राइमरी पार्ट, ड्राइव सेफली। ओके, और रिपेयर, तो रिपेयर की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए क्या करो, ज्यादा सर्विस सेंटर खोल दो। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, ये रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो आप अच्छे टायर बनाओ, ठीक है, हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगाओ जो कंपैटिबल हो किससे, रोड और ट्रैफिक, और रोड कंडीशन से, और ट्रैफिक सिस्टम से कंपैटिबल हो। ठीक है, दीज आर द रेमेडीज। क्लियर पार्ट भी, चलिए अब आगे चलते हैं हम। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देखिए इसमें हमें क्या क्या समझना है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम कहते हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है बिगिनिंग से, तो मतलब हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, उस लाइफ साइकिल में कहाँ से शुरू होती है, वो इंट्रोडक्शन से। ठीक है, उस पूरी लाइफ साइकिल में कितना खर्चा होगा, कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी, कितना प्रॉफिट होगा ओवर द पीरियड, राइट, ये हम चेक करते हैं। मतलब हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी रेवेन्यू, कितना खर्चा, वो नहीं, वो तो सिंपल कॉस्ट शीट होती है। जैसे एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का अनुमान लगाते हैं कि 5 साल है, तो 5 साल में हमें वो कितनी रेवेन्यू देगा, कितना खर्चा होगा, ताकि हम ये डिसीजन लगा सके कि वो प्रोडक्ट मैं इंट्रोड्यूस करूं या ना करूं। ठीक है, भाई जैसे मोबाइल फोन आने से पहले एक पेजर प्रोडक्ट आया था। ठीक है, तो सभी कंपनी ने ये एस्टिमेट कर लिया था कि इसमें फीचर इतने नहीं है, इसकी लाइफ मैक्सिमम 6 महीने 8 महीने है, तो वो एस्टिमेट कर रहे थे कि हम इसमें कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे उस पीरियड में, और कितना हमारा खर्चा होगा, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो फायदेमंद है या नहीं, फिर उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो ये हमारा पर्पस होता है, इसमें हम बेसिकली 4 स्टेज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कहलाती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, फर्स्ट कहलाती है इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, सेकंड कहलाती है हमारी ग्रोथ, एंड देन मैच्योरिटी, एंड देन डिक्लाइन। ये हर प्रोडक्ट की लाइफ में ये 4 स्टेज आती है। ठीक है, वजह से इंसान है तो नहीं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे इस तरह के हर प्रोडक्ट की लाइफ में भी ये स्टेजेस आती है। तो हमें ये समझना है कि हर स्टेजेस की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, कंपैरिजन। ठीक है, वैसे आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें भी हैं ये। ठीक है, अब एक बात समझते चले जाते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। तो सबसे पहली बात करते हैं सेल्स की, ग्रोथ स्टेज। सबसे पहले है ग्रोथ स्टेज, इंट्रोडक्शन, सॉरी, सबसे पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई जानता नहीं है हमारे प्रोडक्ट को, तो उस समय जब कोई जानता नहीं है तो सेल्स क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करेगा, लोग जानने लगेंगे, तो सेल्स तेजी से बढ़ेगी, राइट, सेल्स तेजी से बढ़ेगी, सेल इंक्रीज रेट इन अर्ली स्टेज। ठीक है, अब मैच्योरिटी पर मतलब एक हाई लेवल आ गया, यानी पीक लेवल पर आ गई स्टेज, तो सेल्स पीक लेवल पर आ जाती है। डिक्लाइन स्टेज का मतलब धीरे धीरे उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन। ठीक है, ये हो गया सेल्स प्राइस। मैं इंट्रोडक्शन स्टेज में जब कोई जानता नहीं है तो क्या है, दो प्राइसिंग है हमारी पॉलिसी, मतलब एक फीचर्स है, अगर आप पेनिट्रेशन रखोगे तो लो प्राइस, स्कीमिंग रखोगे तो हाई प्राइस। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो प्राइस रखो तो जल्दी लोग जानेंगे आपको, तो इंट्रोडक्शन पेनिट्रेशन में ये होगा कि आपकी इंट्रोडक्शन की लाइफ कम रह जाएगी, मतलब इंट्रोडक्शन से जल्दी आप ग्रोथ पर आ जाओगे।
इसलिए नॉर्मली पेनिट्रेशन रखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा, पेनिट्रेशन रखेंगे तो लो प्राइस, और स्कीमिंग में शुरू में हाई होती है, ग्रेजुअली लो होती चली जाती है। चलिए ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो प्राइसिंग क्या होती है, ध्यान से, लोअरिंग द प्राइस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, मतलब ये फीचर्स है कि अब ग्रोथ में और कस्टमर मुझे अट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं प्राइस को थोड़ा कम करना शुरू कर देता हूँ, यानी फीचर्स में ऐड करना शुरू कर देता हूँ साथ में। ये मत कंफ्यूज होना कि पेनिट्रेशन इसमें दोनों सेम हो गए, नहीं। पेनिट्रेशन में क्या होता है, टू पेनिट्रेट द मार्केट प्राइस विल बी लो, ठीक है, ये हमारी एक पॉलिसी होती है, एक फीचर्स है। बट यहाँ पर फीचर्स बढ़ाते हैं साथ में, यहाँ पर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान रखना, इन दोनों से मत कंफ्यूज हो, ये भी प्राइस लो है, ये भी प्राइस लो है। पेनिट्रेट का मतलब भी हाई टू ग्रैब द मार्केट होता है, इसका मतलब भी, बट यहाँ एक वर्ड आ जाता है, फीचर्स भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो लो प्राइस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, यानी फीचर ऐड करते हैं। जब मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी हाई नंबर ऑफ बायर, हाई नंबर ऑफ सेलर, ये तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस। डिक्लाइन में तो फिर आपको प्राइस बहुत ही कम करनी पड़ती है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ठीक है। मार्केटिंग चैनल, यानी जो सप्लाई चैनल होते हैं, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, कस्टमर, ठीक है, ये होते हैं मार्केटिंग चैनल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ह्यूज एफर्ट्स करते हैं टू अट्रैक्ट वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, यानी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, होलसेलर को अच्छे लुक्रेटिव ऑफर देते हैं, रिटेलर को अच्छे, क्योंकि भाई नया प्रोडक्ट है, भाई ले लो, भाई ले लो, ठीक है। तो ह्यूज एफर्ट्स करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चैनल हमारी तरफ आकर्षित हों, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली न्यू चैनल्स हैंडल टू हैंडल एडिशनल वॉल्यूम एंड न्यू मार्केट, जब ग्रोथ होते हैं तो अपने आप आते हैं नए चैनल्स, यहाँ पर मुझे खींचना पड़ता है, राइट, यहाँ पर अपने आप नए चैनल्स आते हैं जो कि मेरी ग्रोथ को मतलब मेरी ग्रोथ को हैंडल कर पाए, ठीक है। नो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू फिल स्ट्रॉन्ग मार्केट चैनल, यानी जो एक्सिस्टिंग मेरे पास चैनल्स हैं वही रहते हैं, कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि अब जो हो गए वो एक स्टैग्नेंट स्टेज आ गई, मैच्योरिटी का मतलब स्टैग्नेंट स्टेज आ गई, अब कोई नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए कोई स्कोप नहीं बचता, ठीक है। यहाँ पर तो वो भैया सब हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि भैया राम राम, तुम अब बेकार हो गए, तो अब वो जो सप्लाई चेन होती है वो कहीं और जाना शुरू कर देते हैं। ओके, कैपेसिटी, यहाँ पर हमेशा स्पेयर कैपेसिटी होती है, क्योंकि अभी तो नया शुरू करा है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। बस मैच्योरिटी में ओवर कैपेसिटी होती है, क्योंकि मैच्योरिटी में क्या होता है, अनलिमिटेड बायर, अनलिमिटेड सेलर, ठीक है। तो मेरी कैपेसिटी 100% यूटिलाइज होती है, उसको कह सकते हैं ओवर कैपेसिटी। कई बार हम संडे को बुला के भी काम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर स्पेयर हो जाती है। कस्टमर, ध्यान रखना, फोकस टू दोस बायर हु आर रेडी टू बाई, यहाँ पर मैं उन कस्टमर को फोकस करता हूं जो कुछ एक खरीदना चाहते हैं, मतलब उन कस्टमर पर फोकस करो जो खरीदना चाहते हैं, राइट, रेडी टू बाई। यहाँ पर कस्टमर धीरे धीरे बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ सुस्त कस्टमर आ जाते हैं, सब लगार्ड कस्टमर एंटर इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट पर मूव करना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो पीक हो गया ना, स्टैग्नेंट हो गया। अब कुछ मार्केट में सुस्त कस्टमर आ जाते हैं, तो ये ना लगार्ड कस्टमर, यहाँ पर क्या होता है, मैं उन कस्टमर को देना चाहता हूं जो खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर कस्टमर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सुस्त कस्टमर आ जाते हैं, मतलब एक पीक आ गया, राइट। अब वो धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट पर मूव होना शुरू कर देते हैं, भाई जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, तो हम कई कई टाइप के फोन मिल रहे हैं, सैमसंग भी है, एप्पल भी है, ठीक है, सारे कई टाइप के फोन है। तो अब सुस्त कस्टमर आ गया, भैया ठीक है यार, कोई सा भी दे दे, ठीक है, कोई एक ब्रांड पर नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। कस्टमर शिफ्ट टेस्ट, टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर का टेस्ट ही बदल जाता है, राइट। जैसे मैं ये एग्जांपल दूं कि बहुत साल पहले बजाज चिता का स्कूटर था, फिर उसके बाद बाइक आई, तो स्कूटर खत्म हो गया ना, तो यानी कस्टमर का टेस्ट स्कूटर से बाइक पर आ गया, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट डिक्लाइन, खत्म हो गया, राइट। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, यानी R&D का खर्चा, भाई शुरू में तो बहुत करना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा आपका, तो मार्केट में इतना ज्यादा ऐड करते हो ताकि मार्केट में आपके लोग नाम से जानना शुरू करें, ठीक है। स्लाइटली हायर, यहां पर हम कहते हैं कि भाई जो होता है हाई, जो हमारा मेंटेन होता है उसी को बोलते हैं, इसमें हम कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। कंपटीशन, बहुत ध्यान सुना, कोई नहीं जानता, ठीक है, तो हम कहते हैं जस्ट एंटर टू द कंपटीशन फ्यू, और केवल बेसिक वर्जन प्रोडक्ट का बनाते हैं कंपटीटर, मतलब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो जो मेरे कंपटीटर होंगे ना, वो मेरे प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन बना पाएंगे, पूरा 100% कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अब जैसे मान लो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में एंटर किया, तो ये तो ना कहूंगा कि मैं कोको पेप्सी या कोको कोला के लिए कंपटीटर बन गया, नहीं, अभी तो मुझे कोई जानता नहीं, जस्ट एंटर टू द कंपटीशन, ठीक है, फ्यू कंपटीटर होते हैं। हाँ, यहां पर कहेंगे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है।
इंक्रीज इन कंपटीशन, शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट कन्विक्शन। मतलब प्रोडक्ट अवेयरनेस तो हो गई, अब धीरे धीरे प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां मैं प्रोडक्ट को अवेयर करवाता हूं, यहाँ प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में जमना शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट कन्विक्शन का मतलब अपने आप जमना शुरू हो जाता है। इंटेंसिव का मतलब बिल्कुल हाई कंपटीशन, काला काट प्रतियोगिता जिसे कहते हैं ना, कट थ्रॉट कंपटीशन, इंटेंसिव कंपटीशन, बाहर हो जाते हैं कंपटीशन। यहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता, एंटर टू द कंपटीशन, फेस कंपटीशन, बाहर। बिल्कुल क्लियर है दोबारा, यहां पर कंपटीशन होता ही नहीं है। अभी तो हम शुरू करते हैं, प्रोडक्ट अवेयर करते हैं, यहां पर कंपटीशन में एंटर करते हैं, दरवाजे में घुसते हैं, यहां पर बिल्कुल फेस करते हैं, यहां पर बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, मतलब यहां पर हम कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, यहां पर हम घुस जाते हैं, यहां पर फेस करते हैं, यहां पर फिर कमरे से बाहर हो जाते हैं, ऐसे समझो। प्रॉफिट, यहां पर नेगेटिव प्रॉफिट होता है, क्यों भाई, इनिशियल है, अभी तो बहुत कम प्राइस पर बेच रहे हो, तो प्रॉफिट या तो लो होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, यहां पर धीरे धीरे फिर प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राइस कंपिटिटिव होती है, कंपटीशन पूरा होता है, फिर प्रॉफिट नेगेटिव हो जाता है। हो गया बात क्लियर? तो ये आपकी क्या है, करेक्टर्स के चीज है, फीचर्स है। हो गया क्लियर बेटा? फटाफट करते हैं। सेल्स, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, कोई नहीं जानता तो लो होगी, धीरे धीरे बढ़ती है, इंक्रीज एट हायर रेट, पीक पर आ जाती है, फिर डिक्लाइन। प्राइस दो होती है, पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन में लो होती है, स्कीमिंग में हाई होती है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या होती है, लोअरिंग प्राइस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, एडिंग फीचर्स। पर इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पर मैं फीचर जोड़ता हूँ तो मैं प्राइस को फिर भी कम रखता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लो हो जाती है। मार्केटिंग चैनल, यहाँ मैं एफर्ट्स करता हूँ, भैया आ जाओ, रिटेलर, होलसेलर, ठीक है, डीलर, इन सबको मैं अट्रैक्ट करता हूँ, ल्यूक्रेटिव ऑफर देता हूँ। ओके, यहाँ पर नए चैनल अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि मेरा वॉल्यूम बढ़ता है, नई मार्केट बढ़ती है। यहाँ पर जो ऑलरेडी होते हैं चैनल, वही बस स्टेगनेंट रहते हैं और ये बाहर हो जाते हैं। कैपेसिटी हमेशा स्पेयर रहती है यहाँ पर, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पर ओवर कैपेसिटी हो जाती है, क्योंकि जब पीक पर आ जाओगे तो आपके पास अनलिमिटेड डिमांड होगी, तो आप जितनी भी कैपेसिटी होगी उसको तो यूटिलाइज करोगे, संडे या ओवर टाइम में भी काम करना शुरू करोगे, फिर यहाँ पर खाली जाती है। ठीक है, कस्टमर, यहाँ पर केवल हम उन कस्टमर को फोकस करते हैं जो भैया थोड़ा से भी इच्छुक होते हैं, राइट। यहाँ पर कस्टमर तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं, और यहाँ पर सुस्त कस्टमर हो जाते हैं, यानी कस्टमर इतना से ब्रांडिंग पर नहीं जाता, फिर वो ये देखता है कि यार ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, वो रैंडमली कोई ना कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, लगातार कस्टमर हो जाता है, यहाँ पर कस्टमर बाहर हो जाता है। प्रमोशनल हाई होते हैं, यहाँ भी हाई होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टैग्नेंट होता है, जो हम मेंटेन कर लेते हैं, मतलब बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर खत्म कर देते हैं। कंपटीशन, जस्ट एंटर करते हैं या फेस करते हैं, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं हम एंटर करते हैं, और यहाँ हाई इंटेंसिव कंपटीशन होते हैं, गाला काट प्रतियोगिता, कट थ्रॉट कंपटीशन, यहाँ बाहर हो जाते हैं। प्रॉफिट नहीं होता शुरू में, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, पर यहाँ पर फिर कम होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। हो गया क्लियर बेटा? ये फीचर्स से अब आते हैं हम स्ट्रेटेजीज पर। चलिए बेटा, नेक्स्ट है ध्यान से, स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का मतलब हम क्या कहते हैं, हम क्या करें, मतलब हम क्या पॉलिसी फॉलो करें किस स्टेज पे, ताकि हम उसको सरवाइव कर पाए। स्ट्रेटेजी मींस व्हाट वी शुड फॉलो। ठीक है, प्राइस, ध्यान से देखो हमें क्या करना चाहिए इंट्रोडक्शन स्टेज में, सेटिंग द प्राइस इन अलाइनमेंट विद द कॉम्पिटिटिव रियलिटीज ऑफ द मार्केट, यानी हम वो प्राइस रखना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव रियलिटीज मार्केट को मैच करे। मतलब ऐसी प्राइस ना रखो कि कॉम्पिटिटिव से मैच ही ना करे, तो आप प्राइस को ध्यान से रखो जो कॉम्पिटिटिव रियलिटीज को सिंक्रोनाइज करती रहे। ठीक है, ग्रोथ में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब क्या करो, अब देखो डिमांड क्या है आपकी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, प्राइस क्या है, यानी अगर आप प्राइस कम कर रहे हो, डिमांड बढ़ रही है, तो ठीक है, यानी इलास्टिसिटी के बैलेंस बना के चलो। ठीक है, वैल्यू बेस्ड प्राइस रखो, आप जो वैल्यू दे रहे हो ना उसके हिसाब से प्राइस रखो, ऐसा मत रखो प्राइस कि आप फीचर तो दे नहीं रहे, तभी तो ग्रोथ स्टेज नहीं तो खत्म हो जाएगी आपकी। तो ग्रोथ में क्या होगा कि आप बढ़ रहे हो ना, इसको मेंटेन करो, यानी वैल्यू बेस्ड प्राइस रखो। इसका मतलब प्राइस डिमांड के हिसाब से रखो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो फिर प्राइस को उसके हिसाब से मैनेज करो, राइट। मैच्योरिटी पर प्राइस क्या होनी चाहिए, सेंसिटिव कस्टमर, यानी जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, अगर कोई कस्टमर है वो फीचर को देख रहा है कि भैया ये फीचर मेरे लिए अच्छा है, तो मैं प्राइस इसके लिए दूंगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। इसका मतलब मैच्योरिटी स्टेज पे आपको मेंटेन करना है, राइट। तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी।
तो कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको रखनी पड़ेगी, यहाँ पर रिड्यूस रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। सिर्फ लॉयल कस्टमर को ही आप सामान बेच सकते हो, मतलब प्राइस बहुत लो हो जाती है यहाँ पर, आपको भी कम करना पड़ेगा, और आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आप केवल उन कस्टमर को बेचो जो आपके लॉयल थे, तो कुछ तो सामान आपका बिक जाएगा, ये कहना चाहते हैं। मतलब दो चीजें, एक तो लो रखोगे और लॉयल कस्टमर को बेचना चाहोगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक्सपेंड करते हैं, स्पेंड करते हैं, बूस्ट करते हैं चैनल को। कैसे? उनको समझाते हैं कि अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट करो, हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे। तो हम एक तरीके से चैनल को, जो सप्लाई चेन होते हैं, रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, उनको बूस्ट करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में एक हेल्दी रिलेशन बनाना चाहेंगे, इन स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हम उनको कभी भी ये नहीं कह पाएंगे, ये एश्योरेंस दिलाना चाहेंगे कि आपकी डिमांड, आपकी रिक्वायरमेंट हम हमेशा पूरी कर देंगे, नहीं तो ग्रोथ स्टेज आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पर डिमांड थी नहीं, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। तो उनको एश्योरेंस दिलाओगे कि हाँ, हम आपके लिए, अगर आपकी डिमांड बढ़ती है रिक्वायरमेंट, तो उसको पूरा कर देंगे, यानी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। अब यहाँ पर टू मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चैनल बिकम्स इंटेंसिव, इंसेंटिव में बी ऑफर्ड, यानी उन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन आ गया एक तरह से। तो अब कहीं वो बाहर ना चले जाएं, कहीं वो दूसरे के पास ना चले जाएं, तो उनको आप ऑफर दोगे कि भाई अगर आप मुझसे इतना सामान खरीदोगे, इतना बिकवाओगे, तो मैं आपको ये ऑफर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि मेंटेन करना है उसको मुझे, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्ट करना था, यहाँ पर हमें उनको ये विश्वास दिलाना है कि हाँ, आपकी अवेलेबिलिटी पूरी कर दी जाएगी। यहाँ पर उनको ये विश्वास, ये मेंटेन करना है, ये भी विश्वास दिलाना है कि अवेलेबिलिटी भी पूरी कर दी जाएगी, बट वो इससे नहीं मानेंगे, तो उनको हमें कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे, राइट भी। यहाँ पर कुछ नए फीचर आप जोड़ सकते हो, और वो भी लो कॉस्ट पर, तो कुछ मेंटेन हो जाएंगे, नहीं तो ये डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर कह सकते हो डिसअपियर, ठीक है। सेल, प्रमोशनल, R&D थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज अट्रैक्ट कस्टमर, यानी यहाँ पर हम ज्यादा खर्चे करना चाहते हैं ताकि कस्टमर को अवेयर करा सके, कस्टमर को अट्रैक्ट करा सके, यानी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बता सके कि हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं सेल प्रमोशनल के द्वारा हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं अपने ब्रांड आइडेंटिटी को। यहाँ पर धीरे धीरे कस्टमर जब बढ़ता है, तो हम ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, हम उसको ये समझाना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ब्रांड है, तो यानी ब्रांडेड की तरफ जाकर हम प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल प्रमोशनल इंसेंटिव्स आर नेसेसरी, इसका मतलब सेल प्रमोशनल तो जरूरी है, नहीं तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, डिल, यानी आप डिक्लाइन स्टेज है, तो अब यहाँ पर प्रमोशन खर्चे मत करो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो आप। कस्टमर क्या करते हैं, एफर्ट्स टू बाई द प्रोडक्ट, यानी कस्टमर, हम एफर्ट्स करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। यहाँ मेंटेन करते हैं कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट क्वालिटी टू एश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम यहाँ पर ग्रोथ में, कस्टमर जब एक बार आने लगा, तो हम उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं कस्टमर से, पार्टनर से। पार्टनर का मतलब जो सप्लाई चेन में होती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हो गया, तो उसको ये एश्योर दिलाना चाहोगे कि आपको हम ऑन टाइम डिलीवरी दे देंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, तो उसको सेटिस्फेक्शन की एश्योरेंस दिलवाना चाहते हो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एफर्ट्स आर नीडेड टू विन ओवर कंपिटिटर्स कस्टमर, यानी डिफरेंशिएशन पॉलिसी, मतलब आपको कंपटीशन एडवांटेजेस चाहिए, तो वो कैसे होगा, आप डिफरेंशिएशन पॉलिसी लगाओगे। डिफरेंशिएशन पॉलिसी क्या होती है, आप अपने प्रोडक्ट में फीचर्स दूसरे से बेहतर लाओगे, तभी कंपटीटर को अनसीट कर पाओगे, नहीं तो फिर मैच्योरिटी स्टेज में आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, यूज द प्रोडक्ट एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट के बारे में सोचो। जब वो जो प्रोडक्ट है आपका खत्म होता जा रहा है, जैसे पेजर है खत्म हो रहा है, तो उसके लिए मोबाइल फोन नई फीचर वाला प्रोडक्ट सोच लो पहले से, ठीक है, ताकि फर्म एवर डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट, ताकि हम पुराने वाले को डिसकंटिन्यू कर पाए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। चलिए देखो, अगला है इसमें बेनिफिट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की क्या क्या फायदेमंद है, क्या क्या फायदे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाइफ साइकिल में क्या होता है कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ को एनालाइज करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अर्लियर एक्शन है, राइट। सबसे पहली बात क्या कह सकते हैं हम, अर्लियर एक्शन है, राइट। मतलब हम जो रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको हम कॉस्ट से कंपेयर कर लेते हैं, ओके।
तो इसलिए हम पहले से एक्शन ले लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं किससे, ओवर कॉस्ट, ओवर द लाइफ। ओके, एक अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट को रेवेन्यू से कंपेयर नहीं करते, ओवर द लाइफ कितनी रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कितनी कॉस्ट खर्च होगी, राइट। तो ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म रिवार्ड है, लॉन्ग टर्म रिवार्ड देता है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म रिवार्ड, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म रिवार्ड, राइट। क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा आपको ना, पूरे 5 साल 10 साल में कितना फायदा होगा पहले से जज कर लोगे, ठीक है। और हम हर स्टेज पर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मेन फीचर है, कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड, कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड एट ईच स्टेज। क्योंकि एनालाइज करते हो ना भाई, जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे कि इंट्रोडक्शन स्टेज एनालाइज करोगे, ग्रोथ एनालाइज करोगे, मैच्योरिटी एनालाइज करोगे, डिक्लाइन, तो सर हम क्या करेंगे, जब हर स्टेज पर हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कहाँ कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है, तो कॉस्ट हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ग्रोथ स्टेज है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना पेनिट्रेशन कैन बी अप्लाइड एट एनी स्टेज, तो ग्रोथ स्टेज में हमें लग रहा है कि हमारी सेल बढ़नी चाहिए, फीचर्स है, और किसी वजह से नहीं बढ़ रही, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज है, उसको देखो, इसकी इसके जो फीचर्स है हम उससे सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, तो आप एक्शन लोगे रेमेडियल। तो हम ये कह सकते हैं इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना या नहीं करना, यानी कंपेयर द रेवेन्यू और द प्रोडक्ट, तो इससे क्या फायदा होगा कि हम डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात, R&D को आप मेजर कर पाओगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मेजर कर पाओगे हर स्टेज पर, कंपेयर कर पाओगे ओवर द रेवेन्यू, कंपेयर विद द रेवेन्यू एट ईच स्टेज। हर स्टेज पर R&D को जो खर्चा हमें करना है वो कंपेयर कर पाओगे, तभी आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। क्या क्या होगा, अर्लियर एक्शन है टू जनरेट रेवेन्यू और लोअर कॉस्ट, ठीक है। रेवेन्यू को कॉस्ट से कंपेयर करते हैं ओवर द लाइफ, नॉट इन वन अकाउंटिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म रिवार्ड देता है, शॉर्ट टर्म नहीं देता है, ये पूरी लाइफ का डिसीजन दे देता है, और हर स्टेज में मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूं या ना करूं, हर स्टेज पर R&D को मैं जज कर सकता हूँ, अकाउंटेबिलिटी कर सकता हूँ कि भाई मैं इतना खर्चा मेरे लिए जस्टिफाइड है या नहीं, ये इसके फायदे, राइट। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, ठीक है। देखो क्या कहना चाहता है, पहले इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें। जो भी कंपनी, बहुत ध्यान से सुनो एक बार, है बहुत इजी है। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कई बार जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म करता है। अब जब एनवायरनमेंट को हार्म करता है बाय वे ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, बाय वे ऑफ हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है और वो हम डिस्पोज कर रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल है वो हम एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर वो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। तो ये अब हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम एनवायरनमेंट को सेव करें, यानी एनवायरनमेंट पर जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो ना आए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यानी इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको फॉलो करो। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आप इसको अवॉइड कर लेते हो, तो फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देती है, यानी गवर्नमेंट आपको वो बिजनेस नहीं करने देती है। यानी अगर हमें लाइसेंस चाहिए किसी भी काम को, अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो आप एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट दे रहे हो आपके प्रोडक्ट की वजह से, पहले इसको सही करो, ठीक है, तभी हम अपनी कंपनी को चला पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट को अगर हम रेक्टिफाई करें, यानी उस वेस्ट की वजह से एनवायरनमेंट जो नुकसान हो रहा है, हम उस नुकसान की भरपाई करें, हम उसको कम से कम करने की कोशिश करें, तो वो कॉस्ट कहलाती है एनवायरमेंटल कॉस्टिंग, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता था ट्रेडिशनली कि ये सारे खर्चे होते थे, ठीक है, बट वो सारे खर्चे अब प्रोडक्ट में नहीं जाते थे, मतलब जनरल ओवरहेड में इनकॉर्पोरेट हो जाते थे। पर अब ये कॉस्ट बढ़ रही है, तो जब ये कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारा पर्पस क्या है कि इनको आइडेंटिफाई करें, यानी किस किस प्रोडक्ट में वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस
वेस्ट की वजह से हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट में जोड़ी जाए। यानी जिस प्रोडक्ट में कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो वहां पर वेस्ट की कॉस्ट ना जोड़ी जाए, यानी आइडेंटिफाई की जाए अलग अलग। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मेरी सही आएगी। अगर मैं जनरल ओवरहेड में डाल दूंगा तो इसका वाला प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मेरी ठीक नहीं आएगी। एक तो ये पर्पज हो गया, ठीक है। अब केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट को ठीक करनी मेरा पर्पज नहीं है कि सर ठीक है आपने कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, और जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपने वेस्ट जनरेट किया, अब उस वेस्ट को डिस्पोज किया, तो जिस प्रोडक्ट में डिस्पोज किया उस मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दी और कस्टमर से चार्ज कर ली। तो ये कोई एक प्रॉपर मेथड नहीं हुआ, मतलब ये प्रॉपर हल नहीं हुआ। मतलब कि आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया। अब एक तरीके से तो जब आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हो, तो वैसे भी सोसाइटी पर लॉस हो रहा है, और अब कस्टमर से भी चार्ज कर रहे हो तो डबल हो गया। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि भाई कॉस्ट आइडेंटिफाई करो और प्रोडक्ट में ऐड करो। तो इस अगर ऐसा होता तो फिर हम तो ये क्या बोलते हैं कि एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। हमारा पर्पस है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल, यानी इसको आप कंट्रोल करो। अब जैसे मान लो कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप आके फिल्टर लगा दो, ठीक है, ताकि वो गैस उतनी ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो हाउ टू मैनेज, ताकि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन करने में हम कंट्रीब्यूट करें। ये आपका पर्पस है, ठीक है। तभी गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, तभी गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी, और यही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें इस टॉपिक में यही समझना है कि हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें और उसको कंट्रोल करें, मैनेज करें। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रोसेस है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कॉस्ट। किसके लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लियर बात भाई? यानी ये कॉस्ट आइडेंटिफाई करता है और उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ताकि एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट उतना ना आ पाए या कम आ पाए, या उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, मैनेज करनी है, और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके मेन फीचर क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग। मेन फीचर इसमें क्या आता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि भाई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, मतलब एनवायरमेंटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करो कि कहां कहां आ रही है, किस किस प्रोडक्ट में आ रही है, राइट। अब जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट है, इसमें वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें वेस्ट हो रहा है, इसमें वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा। तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वहां पर कॉस्ट को बांटो, और जहां नहीं हो रहा वहां पर कॉस्ट को मत बांटो, तभी आप उस प्रोडक्ट की सही प्राइस निकाल पाओगे। ओके, फिर पहले से बजट बना लो। बजटिंग यानी पहले से आप अनुमान लगा लो कि हम हर प्रोडक्ट में कितना वेस्ट जनरेट करेंगे और उस वेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, ताकि हम एक्चुअल को बजट से कंपेयर कर सके। और फिर अगर मान लो हमें कोई मशीन लगानी है, जैसे आपने कहा फिल्टर मशीन लगानी है, तो आप इन्वेस्टमेंट देखो कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन पार्ट इसमें कि एनवायरमेंटल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। अब बेसिकली हम कहते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, इनको हमें समझना है। ओके, देखिए ये कहता है यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने फाइंड आउट किया है। सबसे पहले कहते हैं कन्वेंशनल कॉस्ट। सबसे पहले क्या कहते हैं हम? कन्वेंशनल कॉस्ट। ओके, ध्यान से सुनते जाना। सेकंड होती है हिडन कॉस्ट। कन्वेंशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, कॉन्टीजेंट कॉस्ट, राइट। रिलेशनशिप कॉस्ट, रिलेशनशिप कॉस्ट। ओके, कन्वेंशनल क्या मतलब? ट्रेडिशनल कॉस्ट। जब हम, बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं क्योंकि वो लिमिटेड है, क्योंकि वो स्कैर्स हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कॉस्ट कहलाती है कन्वेंशनल कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल एनर्जी कॉस्ट। ओके, हिडन कॉस्ट यानी ये कॉस्ट अकाउंटिंग तो होती है, अकाउंट फॉर तो होती है, बट कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, आइडेंटिटी खो देते हैं, यानी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जनरल ओवरहेड में, हम उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं हिडन कॉस्ट। कॉन्टीजेंट कॉस्ट होती है जो इनकर करते हैं फ्यूचर डेट पर, ठीक है। जैसे आगे मान लो चिमनी लगा दिया आपने, फिल्टर लगा दिया, या आपने जो वेस्ट जनरेट किया है उसको गंगा जी में बहाना है, उसको डिस्पोज करना है, टॉक्सिक मटेरियल उसको कहीं ले जाकर, दूर ले जाकर उसको डिस्पोज करना है। कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट ए फ्यूचर डेट। जैसे आपने कोई लैंड है, वहां पर पेट्रोल डीजल वो आपने इंसर्ट किया, वो आपने निकाला, ठीक है। अब जहां जिस भूमि से आप पेट्रोल डीजल केरोसिन निकालते हो, तो वो लैंड इतनी बेकार हो जाती है कि वहां पर कोई घास या कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो पाती, यानी वहां पर अपने घास भी नहीं उगेगी, इतनी बेकार हो जाती है।
तो इसका मतलब अब वहां पर हमें कोई सॉइल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि वो रिफॉर्म होकर दोबारा किसी ना किसी फॉर्म में यूज हो सके, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टीजेंट कॉस्ट। ओके, रिलेशनशिप कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनवायरमेंटल रिपोर्ट, जो हम एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को देते हैं उसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप कॉस्ट। हो गया क्लियर? एक बार कन्वेंशनल कॉस्ट का अलग, जो रॉ मटेरियल या एनर्जी कॉस्ट यानी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल कॉस्ट। हिडन कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो हिडन होती है, यानी अकाउंटिंग फॉर तो होती है बट कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को खो देती है, मतलब कहां इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जनरल ओवरहेड में। कॉन्टीजेंट कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट द फ्यूचर डेट, मतलब जो सॉइल एक्टिविटीज करते हैं, जो फिल्टर लगा देते हैं, जो चिमनी लगा देते हैं, ये जो फैक्ट्री में नॉइज आ रही है तो हम नॉइज को कम करने के लिए हम एक नॉइज अवॉइड इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, तो वो कहलाती है कॉन्टीजेंट कॉस्ट। या वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो उसको गंगा जी में बहाना है, तो उसके लिए डिस्पोजल के लिए आप जो कॉस्ट इनकर करते हो, ट्रैवलिंग कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट रिलेशनशिप मतलब जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनवायरमेंटल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, कि भाई हमारी ये कॉस्ट है, हमने इसको ऐसे मैनेज किया। ओके, दीज आर द कॉस्ट। ओके, अब हम ये कहते हैं बेसिकली इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, इंटरनल होती है जो कंपनी फैक्ट्री के अंदर इनकर करती है, डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में आती है। ये वो कॉस्ट होती है जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है। बस हम क्या करें, हमने वेस्ट जनरेट किया, गाड़ियां बनाई, पॉल्यूशन हुआ, तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आई। बट गवर्नमेंट इन कॉस्ट को क्या करती है, इनडायरेक्टली जो ये कॉस्ट होती है कंपनी के ऊपर बर्डन डालना चाहती है कि अगर आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो या आप किसी तरह से जो वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देती है, राइट, या जो अलाउंसेस होती हैं वो आपसे विड्रॉ कर लेती है। तो इसका मतलब वो कॉस्ट जो हम सोसाइटी को हार्म करते हैं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हमारे ऊपर डाल देती है, राइट। तो ये कहलाती है हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट। अब बेसिकली आगे अगर हम बात करें तो 4 कॉस्ट आती हैं। हाँ जी, अब देखिए आगे कहते हैं हैंसन एंड मेंडोजा के हिसाब से कॉस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, पहला है एनवायरमेंटल प्रिवेंटिव, जैसे हमने टीक्यू में करा था ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रिलेटेड कॉस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट कह सकते हैं, बस मेंटेनेंस चाहो तो ना इस्तेमाल करो। ठीक है, दूसरा एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट, तीसरा फेलियर कॉस्ट, तीसरा फेलियर, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें दो आ जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रिवेंटिव कॉस्ट। एनवायरमेंटल प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी मशीन में हमने क्या करा था, मशीन के हर पार्ट्स की थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर हमने हर पार्ट्स को चेंज किया, ब्रेकडाउन पर नहीं, खत्म मतलब थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर, यानी खराब हो उससे पहले चेंज कर दो, मतलब बुखार हो उससे पहले दवाई ले लो। तो यहाँ कहते हैं कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू प्रिवेंट एडवर्स एनवायरमेंट इफेक्ट, मतलब अगर हमारे पास हमें लग रहा है कि भी हम जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट पर इफेक्ट हो रहा है, तो हम एक फिल्टर लगा देते हैं पहले, यानी इन्वेस्टमेंट इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पोल्यूशन, अब गाड़ियां बना रहे हैं तो पोल्यूशन हो रहा है, तो पहले से ही हम क्या करें, एक इक्विपमेंट लगा दें जो पोल्यूशन को कंट्रोल करे, तो वो कहलाएगी कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू प्रिवेंट एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ठीक है, तो ये कॉस्ट कहलाएगी प्रिवेंटिव। अप्रेजल का मतलब था नॉर्मल इंस्पेक्शन, वही था नॉर्मल इंस्पेक्शन, यानी आप जो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो रिपोर्ट तैयार करने का जो खर्चा होगा, ऑडिट का जो खर्चा होगा, मैनेज का जो खर्चा होगा, ठीक है, इंस्पेक्शन का, टेस्टिंग का, टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट प्रोसेस आर इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बने, इसके लिए हम नॉर्मल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज अप्रेजल कॉस्ट। क्लियर बात? हाँ जी, फेलियर में दो आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल में क्या होगा, जो फैक्ट्री के अंदर होती हैं, एक्सटर्नल जो फैक्ट्री के बाहर होते हैं, यानी कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट नॉट डिस्चार्ज इनटू द एनवायरनमेंट, यानी वो एक्टिविटीज जो हमने कर दी बट हमने एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज नहीं करी, यानी जो स्क्रैप हुआ उसको रिसाइकलिंग कर दिया, जो स्क्रैप हुआ फैक्ट्री में उसको रिसाइकिल कर दिया। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल को फैक्ट्री में ही हमने किसी तरह से सेटल कर दिया, तो वो कहलाता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी फैक्ट्री से बाहर, यानी हमने अगर कोई भी सफाई करी, क्लीनिंग अप कॉस्ट, ठीक है, रिस्टोरिंग लैंड ऑफ नेचुरल स्टेट, यानी लैंड को जैसे हमने
पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, तो अब वहां उस भूमि से कोई भी काम नहीं हो सकता, वहां पे घास भी नहीं हो सकती, तो उस पे कोई सॉइल एक्टिविटी करी, ठीक है, या आपने फॉरेस्ट डिग्रेडेशन किया, आपने जैसे वुड का काम है तो लकड़ियां काटी, तो आपने क्या करा, जितने प्लांट आपने डिग्रेडेट करे उतने ट्री कहीं और लगा दिए, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आउट ऑफ द फैक्ट्री, ट्री लगा दिए कहीं, ठीक है, यानी लैंड पर सॉइल एक्टिविटी कर दी, या जो वेस्ट आपने निकाला उस वजह से जो जमुना जी खराब हुई उसको साफ करने में जो आपने खर्चा किया। क्लियर हो क्या पार्ट? दोबारा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आपने जो एडवर्स इफेक्ट लाने से पहले ही खर्चा कर दिया ताकि एडवर्स इफेक्ट ना आए, यानी कोई मशीन लगा दी, फिल्टर मशीन लगा दी ताकि वो गैस प्रोड्यूस ना हो, अप्रेजल कर नॉर्मल इंस्पेक्शन या नॉर्मल आपने चेकअप किया है ताकि जो गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट करते हैं उसमें जो खर्चा आता है और जो आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, आप ये आइडेंटिफाई इंश्योर करने के लिए कि आपने सारे नॉर्म्स गवर्नमेंट के हिसाब से फॉलो करे हैं, वो वाली कॉस्ट कहलाती है अप्रेजल, नॉर्मल इंस्पेक्शन, नॉर्मल टेस्टिंग कॉस्ट, टू एंश्योर यू हैव बीन फॉलोइंग द environmental standards, internal failure, external, within the company, out of the company, यानी दो एक्टिविटी which has been produced but not disposed out of the business, ठीक है, जैसे रिसाइकलिंग स्क्रैप हो गया, डिस्पोजल हो गया, टॉक्सिक मटेरियल विद इन द कंपनी, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी क्लीनिंग अप कॉस्ट, यानी लैंड को रिस्टोर करने का खर्चा, यानी कहीं प्लांट लगा रहे हो किसी और एरिया में ताकि उसको कंपनसेट कर रहे हो तो वह कहलाएगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ओके, हाँ जी, देखिए आगे चलते हैं, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन, मतलब हम मैनेज कर रहे हैं ना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करो फिर मैनेज करो, पहचानोगे नहीं तो मैनेज कैसे करेंगे, तो पहचानने में क्या तरीका है, पहला इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसमें ये कहते हैं कि सपोज मतलब इनपुट आउटपुट को एनालाइज करो तब आप मैनेज कर पाओगे, वो कहते हैं सपोज आप इनपुट करते हो 100 किलोग्राम, समझना, और इसमें आउटपुट आता है, एनालाइज करो कि मान लो 80 किलोग्राम आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब वेस्ट कितना आ रहा है 20 किलोग्राम। अब जो वेस्ट आ रहा है 20 किलोग्राम, इसको एनालाइज करो कि क्या इसमें कुछ हम सेल कर सकते हैं, मतलब हो सकता है हम ये कहते हैं 10% कैन बी सेल, ठीक है, और बाकी 90% हमारा जो वेस्ट है वो हमारा सेल नहीं हो पा रहा एज ए स्क्रैप, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, वेस्ट हो गया, तो हम ये एनालाइज करेंगे पहले और फिर तभी तो हम मैनेज कर पाएंगे कि भाई हम इस वेस्ट को रिड्यूस कैसे करें, तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना वेस्ट आ रहा है तो कैसे उसको मैनेज करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, तो हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल, उससे पहले पता तो लगे कितना आ रहा है वेस्ट, ठीक है, अगर 100% सेल हो जा रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जितना परसेंटेज सेल हो जा रहा है वो तो हो गया, और जो वेस्ट सेल नहीं हो पा रहा तो वो आपका लॉस है, लॉस का मतलब कॉस्ट, यानी पैसे का ना आना भी जाना होगा, जो कॉस्ट लग रही है वो रिवेन्यू की फॉर्म में नहीं आ रही ना, तो आपका लॉस है, लॉस मींस कॉस्ट, तो ये वाली एनवायरमेंटल कॉस्ट कहलाएगी। अब कुछ मीजर्स फॉलो करोगे, आप प्रोसेस चेंज करोगे, कुछ प्रोसेस फॉलो करोगे, कुछ मीजर्स फॉलो करोगे ताकि वेस्ट जो आपका हो रहा है वो कम हो सके, राइट। अब सेकंड आता है हमारे पास एबीसी, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, हाँ जी, अब इसमें कहते हैं कि अगर हम सारे खर्चों को सिंगल रिकवरी रेट से बांट दें तो क्या होगा, जनरल ओवरहेड में काउंट हो जाएंगे, ठीक है, हम जनरल ओवरहेड में काउंट नहीं करना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हमारा वेस्ट जनरेट कर रहा है और जिस प्रोडक्ट की वजह से हम डिस्पोज कर रहे हैं वेस्ट को, उस प्रोडक्ट में डाला जाए, यानी जिस प्रोडक्ट में ज्यादा एक्टिविटी आ रही है उस प्रोडक्ट में, एक्टिविटी का मतलब जहां पे ज्यादा वेस्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट में खर्चा ज्यादा डाला जाए, यानी एक्टिविटी के हिसाब से हम इसको मैनेज करें, ठीक है, जैसा हम ये कह सकते हैं इसमें, हाँ जी, अब जैसे हम कहते हैं R&D का खर्चा है, ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट के लिए हम R&D का खर्चा कर रहे हैं वहां पर, यानी जितने मैनओवर्स हम यूज कर रहे हैं, जितने मैनओवर्स जिस प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में उतने मैनओवर्स का खर्चा R&D का जाएगा। ओके, अब गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट में जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रीट की जा रही है, जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस हम ट्रीट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में उतना खर्चा जाएगा। अब प्लांट लगा रहे हो मान लो कहीं, नहीं तो जितने नंबर ऑफ ट्री लगा रहे हो जिस प्रोडक्ट के लिए, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, तो वहां पर उतना खर्चा चला जाएगा, ठीक है। मान लो कोई सेल कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट रिमूवल, सेल ऑफ वेस्ट रिमूवल, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सच वेस्ट, वॉल्यूम ऑफ सच वेस्ट, यानी जिस प्रोडक्ट में ज्यादा वेस्ट उस प्रोडक्ट में उसके रिमूवल का खर्चा ज्यादा, तो ये कहते हैं इस तरीके से अगर खर्चे को बांटोगे
तो हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही आएगी, ट्रू कॉस्टिंग आएगी, रियलिस्टिक कॉस्टिंग आएगी, तभी तो आप उसको मैनेज भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एबीसी कॉस्टिंग। ओके, तीसरा आता है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट की अकाउंटिंग पीरियड में एनवायरमेंटल कॉस्ट को जज ना करें, पूरे लाइफ में जो एनवायरमेंटल कॉस्ट का खर्चा आएगा उसको हम एनालाइज करें, तब हम सही तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इसके लिए हम टीक्यूएम अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। टीक्यूएम में क्या था, जीरो डिफेक्ट, यानी जीरो कंप्लेंट आए, यानी कोई भी आपके पास कंप्लेंट ना आए। ठीक है, जीरो डिफेक्ट आए, जीरो वेस्ट आए, ये अगर हमारा पर्पस होगा तो हम कॉस्ट को सही तरह से एनालाइज करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि मटेरियल जैसे जैसे फ्लो करता जाता है, जिस जिस प्रोसेस में फ्लो करता चला जाता है, हम उस प्रोसेस में अगर जहां जहां वेस्ट निकलता है हम उसको उसी पॉइंट पर रिकॉर्ड करके हम मैनेज कर पाए। तो ये हमारी टेक्निक है, कौन सी, आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन। ओके, देखिए अब लास्ट इसमें आता है हाउ टू कंट्रोल। ये तो हमने कर दिया कॉस्ट, आइडेंटिफाई और एलोकेशन। अब हाउ टू कंट्रोल बहुत सिंपल है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं वाटर है, सबसे पहली बात फॉर एग्जांपल है वाटर है, वाटर के लिए हमें 2 बार पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं तब पे करना पड़ता है और जब डिस्पोज करते हैं तब पे करना पड़ता है। तो हम क्यों ना हम ये देखें हाउ कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस्ड। हमारा पर्पस क्या होगा, हाउ कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस, हम पानी को वेस्ट ना जाने दें। जैसे कहते हैं ना एनर्जी सेव्स टू एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, तो हम कंट्रोल करें वाटर को, क्योंकि वाटर के लिए 2 बार पे करना पड़ता है, जब आप इनपुट खरीदते हो और जब आप डिस्पोज करते हो। तो इसका अलग कंजम्पशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर सकते हो आप कि जो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स हैं वो यूज करो, जो फ्यूल एफिशिएंट वैन्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करो, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, अब कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, तो आप नेचुरल रॉ मटेरियल परचेज करो, आर्टिफिशियल परचेज मत करो। जैसे मान लो आप टोनर है, टोनर कार्टेज है, तो वो रिफिल करो इंस्टेड ऑफ रिप्लेस। ठीक है, फिल्टर है, आप गैस एमिशन के आगे आप फिल्टर एमिशन लगा दो, गैस एमिशन लगा दो, तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट, आपको कंट्रोल कर, आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो दीज आर द कंट्रोलिंग मेथड। ओके, हो गया क्लियर। अब एक बार बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लें। देखिए कंपनी, बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ फटाफट। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में जो वेस्ट हमारा जनरेट होता है जिससे एनवायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट आता है, तो ये कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मॉरल जिम्मेवारी होती है कि हम एनवायरमेंट को इफेक्ट ना करें। ठीक है, तो ये CSR कहलाता है। अगर हम ये पूरा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देती है, गवर्नमेंट हमारे अलाउंसेस विड्रॉ कर लेती है, हाई टैक्स बर्डन लगा देती है। राइट भाई, हमारा लाइसेंस रद्द कर देती है। यानी हमें अगर बिजनेस करना है सही तरीके से तो हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, अब ये कॉस्ट कौन सी, मतलब जो वेस्ट जनरेट होता है वो वाली कॉस्ट और उसको ठीक करने की कॉस्ट, यानी उसको कंट्रोल करने की कॉस्ट। तो नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि सारे खर्चे हमारे जनरल ओवरहेड में चले जाते थे, उस समय पता ही नहीं चलता था। अब हमें आइडेंटिफाई करना है और हर प्रोडक्ट पर अलग अलग डालना है, यानी जो प्रोडक्ट वेस्ट जनरेट नहीं कर रहा है उसमें ये कॉस्ट मैं नहीं डालूं, जिस प्रोडक्ट की वजह से वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है उस पर ये कॉस्ट में ज्यादा डालूं, जिस प्रोडक्ट की वजह से वेस्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है उस पर कम डालूं। ओके, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी ठीक आएगी। और केवल ये मतलब नहीं है कि कॉस्टिंग मेरी ठीक आए, बट क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कॉस्टिंग मेथड बोलता, बट ये मैनेजमेंट है, कॉस्ट आइडेंटिफाई करके मुझे मैनेज भी करना है, मुझे ऐसे सिस्टम यानी अपने प्रोसेस को इस तरह से मैनेज करना है ताकि मेरी ये कॉस्ट कंट्रोल रहे और कॉस्ट मैनेज हो पाए, और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है टाइमली। तो ये कहलाता है मेरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कंट्रोलिंग, एनालाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका पर्पस है प्रोडक्ट प्राइसिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है, हम इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है बेसिकली, अगर हम कहें यूएस एनवायरमेंटल के हिसाब से, कन्वेंशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, कंटीजेंट कॉस्ट, रिलेशन कॉस्ट। कन्वेंशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हम रॉ मटेरियल या एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट यानी नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं जो लिमिटेड है, तो वो कॉस्ट हमारी कहलाती है कन्वेंशनल। हिडन का मतलब जो कॉस्ट हमारी अपना ओरिजिनल फॉर्म छोड़ देती है, मतलब ओवरहेड में इनकॉर्पोरेट हो जाती है,
मतलब एक तरीके से अकाउंटिंग तो होती है बट जनरल ओवरहेड में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो हिडन कहलाती है। कंटीजेंट का मतलब होता है जो फ्यूचर डेट में मैं खर्च करता हूँ, यानी कॉस्ट जो क्लीन करने में खर्च करता हूँ, गंगा के पानी को साफ करने में यूज करता हूँ, चिमनी लगा देता हूँ, या कोई लैंड खराब हो गई तो जैसे फिल्टर, जैसे आपने पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, तो उस लैंड को सॉइल एक्टिविटीज करते हैं, वो वाला खर्चा कंटीजेंट कहलाता है। ठीक है। रिलेशनशिप कॉस्ट यानी जो भी आप एनवायरमेंटल रिपोर्ट तैयार करते हो, गवर्नमेंट को देते हो कि भैया मैंने ये खर्चा किया है और मैंने इस खर्चे की ये अकाउंटिंग करी है ताकि एनवायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट इतना ना आए। ठीक है, तो वो कॉस्ट कहलाती है कौन सी? रिलेशनशिप कॉस्ट। अब दो कह सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है, और जो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है वो एक्सटर्नल। जैसे हमने फॉरेस्ट डिग्रेडेशन करा या पॉल्यूशन करा, तो गवर्नमेंट उन कॉस्ट को इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही डाल देती है पेनल्टी लगाकर, या फिर कहते हैं कि ट्री आप और लगाइए। ओके, अब चार कॉस्ट होती हैं, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी पहले से आपको इक्विपमेंट लगा दो ताकि वो वेस्ट जनरेट ना हो। ठीक है। अप्रेजल का मतलब होता है नॉर्मल इंस्पेक्शन, ये इंश्योर करना कि हम गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। इंटरनल फेलियर का मतलब जो फैक्ट्री के अंदर लॉस हो रहा है, यानी जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज करना, उसको रिसाइकिल करना। ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, यानी जो लैंड है आपकी, जो आप ट्री लगा रहे हो, ठीक है, ट्री जो आप कहीं और लगा रहे हो, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कर रहे हो तो आप और कहीं जाके ट्री लगा रहे हो, यानी लैंड को पर सॉइल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ओके, अब आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या बताया था? चार, इनपुट आउटपुट, एबीसी, लाइफ साइकिल और फ्लो कॉस्ट। इनपुट आउटपुट को एनालाइज करोगे कि भाई 100 इनपुट है, आउटपुट इतना है, वेस्ट इतना है, तो वेस्ट में कितना परसेंटेज मैं सेल कर सकता हूं, कितना मैं वेस्ट सेल नहीं कर सकता। जितना मैं सेल नहीं कर सकता उसको मैं आइडेंटिफाई करूं और उसको प्रोडक्ट पर बांटूं, तो मैं तभी तो आइडेंटिफाई कर पाऊंगा जब ये एनालाइज करूंगा, और तभी मैं बाद में कंट्रोल कर पाऊंगा। ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड में एनालाइज ना करके पूरी लाइफ में एनालाइज करना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, हर स्टेज पर कितनी कितनी वेस्ट मैं जनरेट कर रहा हूं, कितनी कितनी मैं वेस्ट जनरेट करूंगा, कितनी कितनी गैस जनरेट होगी, उस कॉस्ट को अनुमान लगाना। इसको हम टीक्यूएम से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि टीक्यूएम में पर्पस होता है जीरो कंप्लेंट आना, जीरो डिफेक्टिव आना। राइट, मतलब डिफेक्ट अकर एंड देन रेक्टिफाई नहीं, बेटर ऐसा करो कि डिफेक्ट ना आए, तो हम पहले से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना। एबीसी का मतलब हो गया कि हम सारे खर्चों को जनरल ओवरहेड में ना डालकर हम क्या करें, जिस प्रोडक्ट में ज्यादा वेस्ट आ रहा है उसमें ज्यादा खर्चा डाले, यानी जिस प्रोडक्ट में ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं वेस्ट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट पर ज्यादा बर्डन डाले। जैसे R&D का खर्चा कर रहे हैं तो मैन आवर्स के हिसाब से डाल दो, गैस प्रोड्यूस कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रीटेड, ट्री लगा रहे हो तो जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा ट्री लगा रहे हो वहां पर खर्चा ज्यादा आ जाएगा, वेस्ट रिमूव कर रहे हो तो जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा वेस्ट रिमूवर है वहां पर खर्चा ज्यादा आ जाएगा। राइट भाई। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब प्रोसेस के हिसाब से एनालाइज करो, मटेरियल खरीद रहे हो, किस प्रोसेस में कहां पर कितना वेस्ट आ रहा है, तो प्रोसेस वाइज उसको एनालाइज करना। ओके, अब कंट्रोल, वाटर, जैसे मान लो एग्जांपल हम कहते हैं भाई फायदा क्या होगा कॉस्ट को एनालाइज करके, कंट्रोल भी तो करना है। अब पानी है, वाटर, तो दो बार पे करते हैं, एक इनपुट और एक डिस्पोज, तो हम ये देखेंगे कि इसकी कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये कहते हैं ना एनर्जी सेव्स टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, हम वो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वेस्ट डिस्पोजल का खर्चा भी हमारा कम से कम हो। राइट। रॉ मटेरियल, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल हम परचेज करें, तो आर्टिफिशियल परचेज ना करें। ठीक है। और फिल्टर हम लगाएं, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। दीज आर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, चलो, हाँ जी, ये आपका चैप्टर 4 हो गया। ओके, अब होप यू एंजॉय दिस रिवीजन चैप्टर। नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा अब चैप्टर नंबर 8। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 8, जो कि स्टूडेंट बहुत डिमांड कर रहे हैं, उसमें ईवीए और बाकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो सारा पार्ट